उसकी आत्मा अभी अभी बनी थी। अगर बिजली की यह भयानक कौंध उसकी आत्मा पर प्रहार करती, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से संघनित किया था, तो वह चकनाचूर हो सकती थी। वह सचमुच हमेशा के लिए निकम्मा बन सकता था। हालांकि अचानक कुछ अजीब घटित हुआ। उसके नाभि क्षेत्र में अजूर ड्रैगन ने अपना मुंह पूरा खोला और उस बिजली को निगल लिया जो उसकी नाड़ियों में उत्पात मचा रही थी। बिजली उसके चारों ओर लगातार गरजती रही, लेकिन अजूर ड्रैगन आत्मा को कोई चोट नहीं आई। ये दृश्य आकर्ष को अत्यंत विचित्र लगा। क्या उसकी बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना ने अजूर ड्रैगन आत्मा में उत्परिवर्तन कर दिया था, जिससे वह बिजली को अवशोषित कर सकता था? चचेरे भाई आकर्ष, तुम ठीक हो? यामिनी ने चिंतित होकर पूछा। वह दोषी महसूस कर रही थी, क्योंकि अगर उसने पहले उसे चेतावनी दे दी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। उसके शरीर के भीतर की विद्युत ऊर्जा फैलने लगी, अपने पीछे घायल नाड़ियां छोड़ गई जिन्हें आकर्ष जल्द ही ठीक कर सकता था। मैं ठीक हूँ। वह बिजली भले ही भयावह लग रही थी, लेकिन इसमें अधिक ऊर्जा नहीं थी। चचेरी बहन यामिनी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यामिनी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने आकर्ष की कलाई पकड़कर उसकी नाड़ियों की जांच की। थोड़ी देर बाद राहत की सांस ली। हालांकि उसे संदेह हुआ। बिजली उतनी सरल नहीं लग रही थी जब छोटी इतना आकर्ष ने वर्णन किया था, लेकिन वह जल्द ही कोई उत्तर नहीं ढूंढ पाएगी। आकर्ष मुस्कुराया। चचेरी बहन, बहुत मत सोचो, देखते हैं इस कढ़ाईदार संदूक में क्या है। यामिनी ने अपने मन के संदेहों को त्याग दिया और संदूक के अंदर की चीज निकाल ली। कुछ देर देखने के बाद ही वह बोली, यह एक उच्च श्रेणी की पीली स्तरीय युद्ध तकनीक है। अफसोस की बात है कि यह बिजली गुण वाली है। बिजली गुण वाली उच्च श्रेणी की पीली स्तरीय युद्ध तकनीक, यह एक ऐसा खजाना था जो अब चांदी की थाली में सजाकर उसके हाथों में आया था। उसने अभी अभी अपनी आत्मा का संघनन किया था और अभी तक कोई युद्ध तकनीक नहीं सीखी थी। उसके अजूर ड्रैगन आत्मा का छोटे ऊखे गुण लकड़ी का था, लेकिन बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना करने के बाद यह अजूर ड्रैगन कुछ बिजली गुण प्राप्त कर चुका लग रहा था। चचेरी बहन, क्या तुम मुझे ये युद्ध तकनीक अभ्यास करने दे सकती हो? आकर्ष ने कहा। यामिनी ने जवाब में सिर हिलाया। मेरा इरादा तुम्हें ये देने का था। बस, ये युद्ध तकनीक बिजली गुण वाली है जबकि तुम्हारी आत्मा अग्नि गुण वाली है, इसलिए इसकी शक्ति कम हो सकती है। आकर्ष ने युद्ध तकनीक गुप्त मैनुअल प्राप्त किया और मुस्कुराया। यह कोई समस्या नहीं है, मैंने अभी तक कोई युद्ध तकनीक नहीं सीखी है। अगर मैं एक सीख सकता हूं, तो यह एक और तकनीक है जो मुझे आती है। उच्च श्रेणी की पीली स्तरीय युद्ध तकनीक दिव्य वज्र भेदन। इसे सफलतापूर्वक प्रशिक्षित करने के बाद कोई विद्युत ऊर्जा का एक विस्फोट छोड़ सकता था। आकर्ष ने युद्ध तकनीक मैनुअल के अनुसार अपनी ऊर्जा प्रवाहित की और एक विद्युत ऊर्जा उसके दाहिने हाथ पर एकत्रित हो गई। वह इस तकनीक से बहुत संतुष्ट था। उसने जल्दी से इसका अभ्यास रोक दिया, क्योंकि अभी इसका परीक्षण करने का समय नहीं था। चचेरी बहन यामिनी, क्या हमें वापस लौटना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? आकर्ष ने पूछा। उसने पहले ही एक उच्च श्रेणी की पीली स्तरीय युद्ध तकनीक प्राप्त कर ली थी और संतुष्ट था, लेकिन अगर वे आगे बढ़ते तो उन्हें कुछ अन्य खतरों का सामना करना पड़ सकता था। यामिनी ने आकर्ष के कथन को अनदेखा किया और चारों दीवारों के हर कोने की खोज जारी रखी। थोड़ी देर बाद वह बोली, लगता है हमें वापस जाना होगा। इतनी देर खोजने के बाद भी मैं इस पत्थर के कक्ष का गुप्त मार्ग नहीं ढूंढ पा रही हूँ। यह आकर्ष के मूल इरादों के अनुरूप था। उसने युद्ध तकनीक मैनुअल को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और मुस्कुराया। चलो, ये जगह बहुत अजीब है, कुछ होने का इंतजार मत करो। किसे पता था? जब आकर्ष ने यह कहना समाप्त किया, पत्थर के कक्ष में पत्थर की मेज हिलने लगी, धीरे धीरे वामावर्त दिशा में घूमने लगी। यामिनी ने अपनी तलवार पकड़ ली और सतर्कता से मेज को घूमते देखा। जब मेज ने घूमना बंद किया, दाईं ओर की पत्थर की दीवार पर अचानक एक पत्थर का दरवाजा प्रकट हुआ। आकर्ष खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। जैसे ही उसने कहा कि यह जगह अजीब है, यह अजीब घटना घट गई। यामिनी ने अपना दियासलाई जलाया और आगे फेंक दिया। उसने पाया कि एक सुरंग के अलावा वहां और कुछ नहीं था। कुछ देर झिझकने के बाद यामिनी धीरे धीरे सुरंग का अनुसरण करती हुई नीचे उतरी। आकर्ष के पास उसका अनुसरण करने का अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अरे चचेरी बहन, तुमने मेरा पीछा क्यों किया? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नहीं जाना चाहती? यामिनी धीरे से मुस्कुराए। आकर्ष ने अपना सिर खुजलाया। मैंने तुम्हारा पीछा करके देखने का सोचा और रास्ता अवरुद्ध नहीं है, इसलिए वापस लौटना और वापस आना सरल होना चाहिए। गड़गड़ाहट, मानो आकर्ष के शब्दों का जवाब दे रहा हो, उनके पीछे का छेद सील कर दिया गया। यह उसे उस पल लगभग पागल कर गया। कितना अजीब!
आकर्ष की उदास सूरत देखकर यामिनी को यह मजाकिया लगा। ठीक है, चूंकि रास्ता अब सील हो गया है, तुम वापस भी नहीं जा सकते। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, उम्मीद करते हैं कि आगे कोई निकास है। वे चुपचाप चलते रहे। एक निश्चित दूरी के बाद उनका दृश्य क्षेत्र अचानक चौड़ा हो गया और उनकी आंखों के सामने एक विशाल पत्थर का चबूतरा प्रकट हुआ। पत्थर के चबूतरे के बीच में चंद्र पत्थर के स्तंभ ने तुरंत उनका ध्यान खींचा। इस शरीर की यादों से आकर्ष इस चंद्र पत्थर के इमेंस मूल्य की कल्पना कर सकता था। हालांकि उन्होंने जल्द ही पीली पतली बाधा के पीछे चंदेल परिवार के सदस्यों को देखा। आकर्ष की उपस्थिति ने नीले वस्त्रधारी को चिंतित कर दिया। इस समय पीली पतली बाधा केवल आधे व्यक्ति के आकार की थी, जबकि एक सामान्य व्यक्ति अंदर नहीं घुस सकता था। वह आशंकित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। वरिष्ठ चंदेल, जल्दी अंदर जाओ, उन दोनों की साधना अधिकतम योद्धा गुरु है। हमें उन्हें चंद्र पत्थर पर आत्मा हथियार छीनने नहीं देना चाहिए। वरिष्ठ चंदेल जानते थे कि मामला अत्यावश्यक था। उन्होंने 2 कदम पीछे लेकर जोरदार छलांग लगाए, एक मछली की तरह जो पानी के माध्यम से कूदती है। उनका शरीर कसरती से लगभग एक वॉश बेसिन के आकार के छेद से गुजरा। उतरने के बाद उन्होंने एक कलाबाजी खाए और तुरंत खड़े हो गए। वरिष्ठ चंदेल की साधना बहुत पहले ही योद्धा महागुरु के शिखर पर पहुंच चुकी थी। एक योद्धा महागुरु के पास दसियों योद्धा गुरुओं को आसानी से मारने की क्षमता थी और वरिष्ठ चंदेल की शिखर योद्धा महागुरु साधना के साथ उन्हें मारना बहुत सरल होगा। वरिष्ठ चंदेल धीरे धीरे आगे बढ़े और उनकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से देखी, मुस्कुराते हुए। मैं सोच रहा था कि कौन है, तो ये सिंघानिया परिवार का दूसरा छोटा मालिक और सिंघानिया परिवार के प्रथम वरिष्ठ की पोती है। यामिनी ने आगे बढ़कर पूर्वव्यापी स्पष्टीकरण दिया। हम इस चंद्र पत्थर को छीनने में रुचि नहीं रखते, हम केवल तब फंस गए जब हमने वापस लौटने की कोशिश की। चूंकि आप हमारी पहचान जानते हैं, कृपया हमें जाने दें। आकर्ष को पसीना आ गया। उसकी यह चचेरी बहन वास्तव में मजबूत साधना रखती थी, लेकिन उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया लगता था। सिंघानिया परिवार और चंदेल परिवार लंबे समय से दुश्मन थे। इसके अलावा अगर वह उन दोनों को यहाँ मार देता तो दुनिया के बाकी लोगों को कभी पता नहीं चलता। चंद्र पत्थर के बिना भी ये वरिष्ठ चंदेल उन्हें कभी नहीं जाने देता। वास्तव में वरिष्ठ चंदेल बस जोर से हंसे। छोटी लड़की, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें लगता है कि तुमने वास्तव में मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। कितनी मूर्ख। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर अचानक हमला। वरिष्ठ चंदेल ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि एक बैंगनी ज्वाला तेजी से उनकी ओर बढ़ी। यह आकर्ष का हमला था, बैंगनी वज्र सत्य अग्नि। यामिनी चौंक गई। उसने सोचा था कि आकर्ष केवल बातचीत कर रहा था, लेकिन उसने अचानक हमला कर दिया। वरिष्ठ चंदेल ने तुरंत अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके एक सुरक्षा कवच बनाया, लेकिन बैंगनी ज्वाला इतनी शक्तिशाली थी कि उसने उसके कवच को भेद दिया और उसके कंधे पर लगी। वरिष्ठ चंदेल दर्द से चिल्लाए। उनके कंधे पर जलने का गहरा घाव हो गया था। आकर्ष ने ठंडे स्वर में कहा, वरिष्ठ चंदेल, हमें कम मत समझो। मैं वह निकम्मा नहीं हूं जो कल था। अपनी डांट के बीच में वरिष्ठ चंदेल ने कुछ खतरनाक महसूस किया। उनके पीछे एक व्यक्ति के आकार का लाल फूल अचानक उगाया था और उसका रंग अतुलनीय रूप से सुंदर था, जिसकी पंखुड़ियों से अनगिनत परागकण धीरे धीरे गिर रहे थे। जहरीला पौधा यूफोबिया पॉइंसेटिया। यामिनी की आत्मा वास्तव में यूफोबिया थी, जो 5 घातक जहरों में से एक था। जैसे ही यह खून को छूता, यह एक घातक प्रहार होता और इसका परागकण नसों को प्रभावित कर सकता था, प्रभावी रूप से किसी को बिना किसी संकेत के लकवाग्रस्त कर देता था और उनकी युद्ध क्षमता को काफी कम कर देता था। अगर जहरग्रस्त व्यक्ति के शरीर पर खुला घाव होता और परागकण उस घाव में प्रवेश कर जाता, तो जहरग्रस्त व्यक्ति 10 सांसों के भीतर मर सकता था। आकर्ष ने यह उम्मीद नहीं की थी कि यामिनी की आत्मा यूफोबिया होगी, और न ही उसने यह अनुमान लगाया था कि वह इतनी गहरी साजिश रचेगी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक योद्धा गुरु एक शिखर योद्धा महागुरु के खिलाफ पहला कदम उठाएगा। इसके अलावा ये योद्धा गुरु एक प्यारी छोटी लड़की की तरह दिखती थी। एक साधक उस समय सबसे कमजोर होता था जब उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर होती थी। जब आकर्ष ने वह लाल फूल अचानक उगते देखा, तो वह तुरंत समझ गया कि क्या करना है और उसने भी पहला कदम उठाया। एक बैंगनी ज्वाला उसकी हथेली पर एक झटके में संघनित हो गई। अपने पैरों में ऊर्जा प्रवाहित करते हुए आकर्ष ने अपने पैर मुड़े और अचानक आगे बढ़ा, हवा को चीरती हुई एक ध्वनि उत्पन्न की और फिर वरिष्ठ चंदेल पर अपनी हथेली से प्रहार किया। जिस क्षण परागकण ने उनके शरीर पर आक्रमण किया, वरिष्ठ चंदेल ने पहले यामिनी को मारने की कोशिश की, इससे पहले कि उसे यूफोबिया के जहरीले स्वभाव को सक्रिय करने का मौका मिलता।
वह उस स्थिति में घिरे हुए प्रतीत हो सकते थे, लेकिन जब उन्होंने आकर्ष को उड़ते हुए देखा, उनके मुंह के कोने मुड़े और एक ठंडी मुस्कान प्रकट हुई। ये बच्चा केवल योद्धा शिष्य क्षेत्र का एक जूनियर था, फिर भी उसने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की। उन्होंने यूफोबिया के जहर को दबाने वाली ऊर्जा का एक हिस्सा अलग किया और आकर्ष की हथेली के खिलाफ प्रहार किया। आकर्ष परिणामस्वरूप पीछे की ओर धकेल दिया गया, क्योंकि एक योद्धा महागुरु का मुंह आकार ऐसा नहीं था जिसका वह वर्तमान में सामना कर सकता था। ताज़ा खून की एक कुल्ली उगलते हुए वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सका कि उसके दिल या फेफड़ों को नुकसान पहुंचा हो सकता है। वरिष्ठ चंदेल ने आकर्ष की ओर देखने की जहमत भी नहीं उठाई, जो पीछे धकेल दिया गया था। वह एक और कदम उठाने ही वाले थे कि उन्होंने पा या कि आकर्ष की हथेली की ज्वाला अभी भी उनकी मुट्ठी से चिपकी हुई थी और लगातार उस ऊर्जा को खपा रही थी जो उन्होंने उस पर संघनित की थी। वह चिंतित हो गए। कितनी दबंग ज्वाला! जल्दी से ज्वाला को घेरने के लिए ऊर्जा का एक और हिस्सा आवंटित करते हुए उन्होंने अपनी चेतना के साथ ऊर्जा पर मजबूत नियंत्रण लगाया और ज्वाला को बुझाने से पहले उन्हें अपनी मुट्ठी कसकर बंद करनी पड़ी। यामिनी ने इस अवसर का लाभ उठाकर सफलतापूर्वक अपनी आत्मा को वापस प्राप्त कर लिया जो उसके शरीर से बाहर थी। आकर्ष को खून उगलते देख उसकी आंखों में हत्या की भावना जमा होने लगी। उसने अपनी तलवार खींची और बिना किसी भावना के अपने चेहरे पर ठंडे स्वर में वरिष्ठ चंदेल को घूरा, मानो वह उसकी आंखों में पहले से ही एक मरा हुआ आदमी था। निम्न श्रेणी की गहन स्तरीय आत्मा हथियार, टूटा हुआ चंद्र तलवार। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सिंघानिया परिवार की एकमात्र गहन स्तरीय आत्मा हथियार तुम्हारे हाथों में होगी। लगता है तुम्हें आज निश्चित रूप से मरना होगा। यह यामिनी के हाथों में तलवार को देखते हुए वरिष्ठ चंदेल चकित रह गए। यामिनी ने अपने हाथों में तलवार पकड़ी और उसके चारों ओर हवा में पंखुड़ियों का एक नृत्य तेजी से यामिनी की ओर उड़ती हुई एक तलवार की चमक के बाद हुआ। वरिष्ठ चंदेल ने कोई जोखिम नहीं लेने की हिम्मत की, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा का आधा हिस्सा अपने हाथों और पैरों में लगा दिया, दूसरे आधे का उपयोग जहर को रोकने के लिए किया। दोनों तेज और तेज चलने लगे। शुरू में आकर्ष, जो जमीन पर लेटा था, उनके बीच की लड़ाई को स्पष्ट रूप से देख सकता था। जल्द ही वह प्रचुर पंखुड़ियों के बीच केवल धुंधली छायाएं देख सका। लड़ाई का ये स्तर अब ऐसा नहीं था जिसमें वह आग ले सकता था, और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यामिनी की गति वास्तव में इतनी प्रभावशाली थी। साधना के क्षेत्रों में अंतर के बावजूद वह वरिष्ठ चंदेल के साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम थी। आकर्ष ने अपनी नज़र हटाई और चंद्र पत्थर के स्तंभ के शीर्ष पर स्थित तलवार की मूठ को देखा। यह आत्मा हथियार शायद उनक बड़ी ही इच्छा का उद्देश्य था, इसलिए उसने उनसे पहले इसे हथियाने का फैसला किया। आकर्ष धीरे धीरे खड़ा हुआ और सावधानी से पत्थर के स्तंभ की ओर चला। जब नीला वस्त्रधारी, जो पतली बाधा में छेद को चौड़ा करने की पूरी कोशिश कर रहा था, ने आकर्ष को चंद्र पत्थर के स्तंभ की ओर जाते देखा, उसके दिल में चिंता हुई। फिर भी वह एक भी कदम नहीं उठा सका। उसने जोर से चिल्लाया, वरिष्ठ चंदेल, तुम बेकार हो। तुम दो छोटे बच्चों से भी नहीं निपट सकते। अगर मैं इस आत्मा हथियार पर अपना हाथ नहीं रख सका, तो वापस जाने के बाद तुम पहले व्यक्ति होगे जिसे मैं मारूंगा। वरिष्ठ चंदेल, जो वर्तमान में यामिनी के साथ लड़ रहे थे, अपनी समस्याओं के बारे में बात करना मुश्किल पा रहे थे। इस लड़की का आत्मा हथियार अविश्वसनीय रूप से अजीब था, क्योंकि इसने उन्हें फूलों की पंखुड़ियों से घेर लिया था, जिससे वह अपनी सामान्य युद्ध क्षमता का आधे से अधिक प्रदर्शित करने में असमर्थ थे। इसके अलावा इस समय उन्हें अपनी सांस रोकनी पड़ी, सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। उसके अलावा यूफोबिया के जहर के साथ वह एक शिखर योद्धा महागुरु के रूप में अपनी ताकत का केवल 1/4 ही उपयोग कर पा रहे थे। जब उन्होंने नीले वस्त्रधारी के शब्द सुने, वरिष्ठ चंदेल ने अपना दिल मजबूत कर लिया। जब यामिनी ने अपनी तलवार उन पर चलाई, तो वह नहीं बचे, इसके बजाय सटीक उद्देश्य के साथ उसके कनपटी पर मुक्का मारा। ये लड़की उसके साथ इतनी बुरी तरह लड़ना चाहती थी, भारी चोटें सहकर उसे खून बहाने की कोशिश कर रही थी, ताकि यूफोबिया के घातक जहर को सक्रिय किया जा सके। वह इसे ऐसे ले रही थी जैसे उसके पास जहर को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वरिष्ठ चंदेल की मुट्ठी गिरने वाली थी, यामिनी ने हवा में अपने शरीर को घुमाया, दो और यामिनी बनाई जो बिल्कुल एक जैसी दिख रही थीं। जिस पर उन्होंने प्रहार किया वह तुरंत बिखरी हुई लाल पंखुड़ियां बन गया। वरिष्ठ चंदेल आश्चर्यचकित नहीं थे। वह मुस्कुराए और उसकी कमजोरियों को उजागर करने के तुरंत बाद गरजे, ये तुम्हारी अंतिम चाल होनी चाहिए, निम्न श्रेणी की गहन स्तरीय युद्ध तकनीक, पुष्प प्रतिकृतियां। लेकिन अब इस तमाशे को समाप्त करने का समय है, आत्मा ग्रहण। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ चंदेल के शरीर के पीछे एक वानर की छवि दिखाई दी। एक झटके में वरिष्ठ चंदेल किसी प्रकार के मानव वानर राक्षस में बदल गए।
ये योद्धा महागुरुओं की क्षमता थी, आत्मा ग्रहण। आत्मा के शरीर में ग्रहण करने के बाद व्यक्ति की गति और ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। कभी कभी व्यक्ति अपनी आत्मा की विशेष क्षमताएं भी प्राप्त कर लेता था। वरिष्ठ चंदेल ने अपने दाहिने हाथ का उपयोग किया, जिसकी लंबाई अतिरिक्त आधी बढ़ गई थी, और हवा में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। बिजली की एक कौंध ने यामिनी की एक प्रतिकृति पर प्रहार किया, उसे एक जोरदार धमाके के साथ बिखरी हुई लाल पंखुड़ियों में बदल दिया। अजीब तरह से हंसते हुए वरिष्ठ चंदेल एक वानर की तरह कूदे और अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर आखिरी प्रतिकृति को पकड़ लिया। बूम! आखिरी प्रतिकृति भी अनगिनत लाल पंखुड़ियों में चकनाचूर हो गई। एक पल के भीतर आसपास का स्थान लाल यूफोबिया की पंखुड़ियों से भर गया। वरिष्ठ चंदेल आश्चर्य से अभिभूत हो गए और अपने पीछे देखा। नाचती हुई पंखुड़ियों के बीच 7 और प्रतिकृतियां देखीं। वरिष्ठ चंदेल घबराए हुए प्रतीत हुए और बुदबुदाए, ये संभव नहीं है। पुष्प प्रतिकृतियों का उच्चतम क्षेत्र भी केवल 10 प्रतिकृतियां बना सकता है। तुम्हारी उम्र को देखते हुए तुम उस क्षेत्र तक कैसे प्रशिक्षित हो सकती हो? उद्धरण चिन्ह। यामिनी ने ठंडे स्वर में कहा, आत्मा ग्रहण, इसे सक्रिय करने के लिए तुम्हारे शरीर की सभी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मेरे यूफोबिया का जहर अब तक प्रभावी हो जाना चाहिए था, ये खत्म हो गया है। 7 छायाएं अलग अलग दिशाओं से उड़ती हुई आई और पतली टूटा हुआ चंद्र तलवार पंखुड़ियों के साथ विलय हो गई, एक बड़े ऊसरे के साथ इंटरट्वाइंड हो गई। वरिष्ठ चंदेल की ऊर्जा के बिना इसे प्रतिबंधित करने के लिए यूफोबिया का जहर उनकी नसों पर काम करने लगा, जिससे उनके अंग मरोड़ने लगे। पुची! 7 छायाएं वापस यामिनी में विलय हो गईं क्योंकि वह वरिष्ठ चंदेल की पीठ के पीछे दिखाई दी। पंखुड़ियां उसके पीछे नाच रही थीं क्योंकि टूटा हुआ चंद्र तलवार ने उनकी पीठ पर प्रहार किया, एक भयानक घाव दिया। जैसे ही उसमें से खून बहा, यूफोबिया का जहर पूरी तरह से प्रभावी हो गया। वरिष्ठ चंदेल को 10 सांसों के भीतर निश्चित मृत्यु की सजा सुनाई। हालांकि ठीक इसी समय वरिष्ठ चंदेल अचानक घूमे और अपने हाथों से टूटा हुआ चंद्र तलवार को पकड़ लिया। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फाया अध्याय 12 का समापन। यामिनी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मेरा जहर तुम्हारी नसों को पूरी तरह से नष्ट कर चुका है। अब तुम केवल एक लाश हो जो चल रही है। वरिष्ठ चंदेल की आंखों में आतंक और क्रोध था। उनकी पकड़ ढीली पड़ गई और वे जमीन पर गिर गए। उनके शरीर से आखिरी सांस निकल गई। यामिनी ने अपनी तलवार वापस खींची और आकर्ष की ओर देखा, जो चंद्र पत्थर के स्तंभ की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी। वरिष्ठ चंदेल पागलों की तरह हंसे। अपने दाहिने हाथ के दर्द की उपेक्षा करते हुए उन्होंने टूटा हुआ चंद्र तलवार को कसकर पकड़ लिया और अपने शरीर की सारी ऊर्जा अपने बाएं हाथ में एकत्रित कर ली। उनकी मृत्यु से पहले की अंतिम चाल मध्यम श्रेणी की पीली स्तरीय युद्ध तकनीक उन्मत्त भारी मुक्का। यह मुक्का अतुलनीय रूप से तेज और भयंकर था, पूरी तरह से यामिनी की अपेक्षाओं से परे। एक योद्धा महागुरु की पूरी शक्ति ने उसके कंधे पर भारी प्रहार किया और उसे वापस पत्थर के स्तंभ की ओर फेंक दिया। आकर्ष, जो आत्मा हथियार को निकालने की तैयारी कर रहा था, चौंक गया। जल्दी से यामिनी को पकड़ लिया। चचेरी बहन, कब या तुम ठीक हो? यामिनी का चेहरा पीला था और वह कुछ कमजोर स्वर में बोली, जल्दी भागो, वह नीला वस्त्रधारी छेद खोलने वाला है। उसने यामिनी को अपनी पीठ पर उठाया, अपना सिर घुमाकर नीले वस्त्रधारी को उस पीली पतली बाधा को तोड़ने की कोशिश करते देखा, और फिर एक बार फिर चंद्र पत्थर के स्तंभ पर आत्मा हथियार को देखा। भले ही वह उस रास्ते से वापस लौटने की कोशिश करता जिससे वे आए थे, वह अपनी वर्तमान ताकत से उस पत्थर की दीवार को नहीं तोड़ पाता। ये केवल मृत्यु का मार्ग होता। अगर उसने आत्मा हथियार को निकाल लिया तो कौन जानता, शायद वह आत्मा हथियार की ताकत का उपयोग करके एक रास्ता बना सकता था जिससे उसका भागना आसान हो जाता। आकर्ष ने झिझकना बंद कर दिया। उसने 2 कदम आगे बढ़कर तलवार के हैंडल को पकड़ लिया। उसने उसे मजबूती से खींचा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, यह अतुलनीय सहजता से बाहर आ गई। हालांकि यह आत्मा हथियार एक दिव्य हथियार की तरह नहीं लग रहा था, और करीब से निरीक्षण करने पर यह वास्तव में केवल 1 मीटर लंबी टूटी हुई तलवार थी। इससे पहले कि वह शाप दे पाता, चंद्र पत्थर का स्तंभ एक जोरदार धमाके के साथ फट गया और अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। आकर्ष ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने हाथों से कुछ टुकड़ों को पकड़ लिया, इससे पहले कि वह नीचे गिरता। चंद्र पत्थर के स्तंभ के फटने के बाद उनके नीचे का पत्थर का चबूतरा भी नष्ट हो गया। इस प्रकार आकर्ष, यामिनी के साथ जिसे वह ढो रहा था, नीचे गिर गया। नहीं, आत्मा हथियार को अपनी नाक के नीचे से छिनते देख और चंद्र पत्थर के स्तंभ को टुकड़ों में टूटते देख नीला वस्त्रधारी जोर से चिल्लाया। वह पीली पतली बाधा अचानक एक महान प्रतिकारक शक्ति उत्सर्जित करती हुई लग रही थी, जिससे नीला
स्त्रधारी बाहर धकेल दिया गया। बाधा में छेद तेजी से खुद की मरम्मत करने लगा। नीला वस्त्रधारी यह सब अचानक घटित होते देख रहा था। वह असंतुष्ट महसूस कर रहा था, खून उगला और फिर बेहोश हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक संकीर्ण पत्थर के कक्ष में यामिनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि वह दीवार पर पीछे झुक गई। उसका रंग बहुत पीला था और वह धीमी आवाज में बड़बड़ाती रही। आकर्ष ने भौहें सिकुड़ी और उनसे लगभग 10 मीटर ऊपर छेद को देखा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। चचेरे भाई आकर्ष, क्या मैं मर रही हूँ? यामिनी ने अपनी आंखें खोलीं और कमजोर स्वर में पूछा। वह पहले वरिष्ठ चंदेल की सबसे मजबूत तकनीक से मारी गई थी। एक शिखर योद्धा महागुरु का मुक्का, उन्मत्त भारी मुक्का युद्ध तकनीक द्वारा संवर्धित, इतनी विशाल शक्ति के पीछे था कि इसने उसकी लगभग सभी नाड़ियों को चकनाचूर कर दिया था। इससे भी बदतर, उसके शरीर में आत्मा के पास इस क्षति का इलाज करने का कोई रास्ता नहीं था। आकर्ष पास आया, उसके बगल में बैठ गया और मुस्कुराया। बकवास बंद करो चचेरी बहन और अच्छी तरह से आराम करो। ये गड्ढा केवल 10 मीटर गहरा है, इसलिए मैं जल्द से जल्द हमें बाहर निकालने का एक रास्ता सोचूंगा। जब यामिनी ने ये सुना, एक कड़वी मुस्कान उसके पीले चेहरे पर दिखाई दी। अगर तुम जा सकते हो तो अकेले चले जाओ, तुम्हें मेरे साथ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन मैं पैदा हुई थी, उस दिन से मैं अपने आसपास के लोगों के लिए दुर्भाग्य लाने के लिए नियत थी। मुझे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। आकर्ष मुस्कुराया। बेवकूफ़ी भरी बातें करना बंद करो, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूँ। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यामिनी के चेहरे पर लालिमा का एक भी निशान नहीं था और उसके होंठ बड़बड़ाहट में खुले। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगा कि मैं इतने समय से 7 सींग पर्वत पर अकेले साधना कर रही थी? ये वास्तव में अजीब है, लेकिन हर किसी के पास छिपाने के लिए अपने रहस्य होते हैं। मैं दूसरों के रहस्यों में तल्लीन होना अच्छा नहीं समझता। आकर्ष ने अपने होंठ दबाते हुए आंखें सिकोड़ लीं। जब मैं 5 साल की थी, मैंने पहले ही अपनी आत्मा का संघनन कर लिया था। मुझे अपने पिता के चेहरे पर भयभीत अभिव्यक्ति याद है। मैं तब बहुत छोटी थी, इसलिए मैं समझ नहीं पाई कि क्यों, और केवल यह महसूस किया कि मेरे शरीर में फूल बहुत सुंदर था। मेरी एक बड़ी बहन हुआ करती थी। मैं तब स्थिति नहीं समझ पाए और उसे यूफोबिया दिखाया। उसके द्वारा इससे जहरग्रस्त होने के बाद वह गिर गई और एक चोट लगी जिससे उसका खून बहने लगा। इस प्रकार वह मेरे द्वारा इस तरह जहर देकर मार दी गई। तब से मैं अंततः समझ गई कि मेरे पिता मुझे पसंद क्यों नहीं करते थे। मैं हरीली हूँ। जो कटोरे और कप मैं इस्तेमाल करती थी, यहाँ तक कि जिस चौकी पर मैं बैठती थी, उसे कई बार साफ करना पड़ता था। मैं दूसरे बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकती थी। चचेरे भाई आकर्ष, क्या तुम्हें याद है, हम छोटे थे तब साथ में घर घर खेलते थे, लेकिन जब मेरी आत्मा प्रकट हुई, मेरे पिता ने मुझे दूसरों के साथ खेलने से मना कर दिया। मैं बहुत परेशान होती थी और अक्सर कहीं छिपकर रोती थी। जब मैं 8 साल की थी, मेरे पिता ने मुझे 7 सींग पर्वत पर साधना करने के लिए भेज दिया। तब से मैं कभी पर्वत से नहीं निकली, और कभी कभी मेरे पिता मेरे लिए कुछ सामान पर्वत पर भेज देते हैं। यामिनी बहुत धीरे धीरे बोल रही थी, मानो वह सुदूर अतीत को याद कर रही हो। उसकी पीली मुस्कान अचानक चमक उठी। मैं पर्वत पर शायद ही कभी लोगों से मिलती हूँ। जब मैं पहली बार चचेरे भाई से मिली, तो वास्तव में मैंने तुम्हें नहीं पहचाना और यहाँ तक कि तुम्हें घायल भी कर दिया। मैं तब बहुत डर गई थी। डर था कि तुम छोटे मुझे अजीब कहोगे। तुम्हें पता नहीं, इन सभी वर्षों में मैं पर्वत पर इन सभी आत्मा जीवों को मार रही हूँ, और कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ तक कि मैंने भी सोचा कि मैं अजीब हूँ। आकर्ष ने अपने दिल में दुख महसूस किया। अचानक उसे बीच में रोका। चचेरी बहन यामिनी, तुम अजीब नहीं हो। तुम बहुत सुंदर हो, पर्वत के नीचे की लड़कियों से कहीं अधिक। एक अजीब व्यक्ति मुझे मेरे घावों के इलाज के लिए दवा की एक बोतल नहीं देगा। यामिनी के पीले चेहरे पर लालिमा का एक निशान दिखाई दिया, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। सच में? उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने गंभीरता से उत्तर दिया, सच में। चचेरी बहन, अभी के लिए बात करना बंद करो, पहले अच्छी तरह से आराम करो। शायद उसने आकर्ष के शब्दों पर विश्वास कर लिया, या शायद वह बहुत थक गई थी, लेकिन यामिनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि उसकी सांसें शांत और सम हो गईं। आकर्ष ने अपना सिर उठाकर उनके ऊपर छेद का एक दृश्य प्राप्त किया। असहायता से अपना सिर हिलाते हुए टूटी हुई तलवार निकाली। इस नीली तलवार के शरीर पर एक हल्की चमक थी। आकर्ष ने हैंडल पकड़ा और उसे घुमाया, कुछ देर उसे लहराया। वह तलवार से कोई मजबूत शक्ति उत्सर्जित होती महसूस नहीं कर सका, और यहाँ तक कि इसे ऊर्जा से भरने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्या ये केवल एक साधारण तलवार हो सकती है?
आकर्ष ने थोड़ा निराश महसूस किया और तलवार को रख दिया। उसके बाद उसने चंद्र पत्थर निकाला जो उसने संयोग से पकड़ लिया था और मुस्कुराया, क्योंकि कम से कम ये चंद्र पत्थर नकली नहीं था। इतने बड़े टुकड़े के साथ इसे 1 लाख सोने के टुकड़ों के लिए विनिमय करना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि अब महत्वपूर्ण समस्या बाहर निकलने का रास्ता था, और 10 मीटर का गड्ढा ऐसा नहीं था जिससे एक निम्न श्रेणी का योद्धा शिष्य बस ऐसे ही कूद सकता था। यहाँ तक कि यामिनी की साधना के साथ भी ये संभव नहीं होता। इसके अलावा उसकी नाड़ियां वर्तमान में घायल थीं, जिससे वह अपनी ऊर्जा का उपयोग करने में असमर्थ थी। आकर्ष ने गहरी सांस ली और अपने चारों ओर देखा। वे एक संकीर्ण पत्थर के कक्ष में फंसे हुए थे। ऊपर 10 मीटर ऊंचा छेद था। यामिनी घायल थी और बेहोश थी। उसके पास केवल एक टूटी हुई तलवार थी जो कुछ खास नहीं लग रही थी, और चंद्र पत्थर के कुछ टुकड़े जो बहुत मूल्यवान थे लेकिन उन्हें बाहर निकलने में मदद नहीं कर सकते थे। मुझे कोई रास्ता निकालना ही होगा, उसने दृढ़ संकल्प के साथ खुद से कहा। मैंने 8 साल तक निकम्मा बनकर नहीं देखा। मैं अब हार नहीं मान सकता। उसने टूटी हुई तलवार को फिर से उठाया और ध्यान से उसकी जांच की। शायद इसमें कोई छिपी हुई शक्ति थी जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया था। यामिनी एक बुरे सपने में फंसी हुई लग रही थी। उसकी भौहों की कसावट एक आघात के बारे में बहुत कुछ कह रही थी। भूत की तरह पीली दिख रही, उसकी बड़बड़ाहट का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आखिरकार ये देखते हुए कि आकर्ष अपने पूरे जीवन में एकांतवासी रहा था और अपने आरोहण से पहले महिलाओं के साथ अधिक संपर्क नहीं था, वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अन्यथा इस तरह की स्थिति से उसे इतना परेशान नहीं होना चाहिए था। आकर्ष ने बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना की थी, जो अपने निरंकुश स्वभाव के बावजूद अभी भी एक वैध देव साधना पद्धति थी। हालांकि इस दुनिया में इसकी एक बड़ी कमी थी। इस दुनिया में कोई देव ऊर्जा न ही थी। फिर भी अगर वह अपनी ऊर्जा का उपयोग करता तो निश्चित रूप से देव ऊर्जा के समान उपचार प्रभाव का एक निशान होता। आकर्ष को पहले वरिष्ठ चंदेल से एक मुक्का भी लगा था और उसके दिल और फेफड़े घायल हो गए थे, लेकिन ऊर्जा द्वारा थोड़ा पोषण देने से पहले ये पूरी तरह से ठीक हो गया था। ये निश्चित रूप से प्रभावी था। उसने यह विचार आते ही इसे आजमाने का फैसला किया। फिर उसने धीरे धीरे यामिनी के शरीर को सीधा किया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र को प्रवाहित किया। कोमल ऊर्जा की धाराएं धीरे धीरे उसकी हथेली और उंगलियों के माध्यम से यामिनी के शरीर में डाली गईं। उसकी चेतना ने ऊर्जा का बारीकी से पीछा किया और यामिनी की नाड़ियों में प्रवेश किया, लेकिन उसके लिए केवल सदमा ही बचा था, क्योंकि उसने देखा कि उसकी नाड़ियां कितनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं। 8 प्रमुख नाड़ियों में अलग अलग आकार के घाव थे और उनमें कई दरारें थीं और आकार में बहुत विकृत थीं। कुछ छोटी नाड़ या केवल एक धागे से एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, किसी भी क्षण टूटने की कगार पर लग रही थीं। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। आकर्ष ने सावधानीपूर्वक ऊर्जा को नियंत्रित किया और घायल नाड़ियों को पोषित किया। पोषण की अनुभूति ने यामिनी की पीड़ादायक अभिव्यक्ति को शांत कर दिया, जो रंग वापस पाने लगी थी। वह अपनी नाड़ियों में धीरे धीरे घूमती हुई एक निश्चित गर्मी महसूस कर सकती थी, जिससे वह अत्यधिक आश्चर्यचकित थी। जैसे ही उसे पता चला कि आकर्ष उसका इलाज कर रहा है, उसके चेहरे पर लाली की एक झलक फैल गई। आकर्ष ने यामिनी के शरीर में ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए अपनी चेतना का उपयोग किया, इसे एक पूरा चक्र प्रवाहित करने से पहले अपनी चेतना को और भी गहराई में भेजा। वहां हर जगह वह गया घाव काफी हद तक ठीक हो गए लग रहे थे। उसने अपनी ऊर्जा को यामिनी के नाभि क्षेत्र की ओर भेजा, जहां एक सुंदर यूफोबिया रहता था। अभी ये निराश और सुस्त लग रहा था, मानो मुरझा गया हो। चचेरे भाई आकर्ष, बहुत हो गया। आवाज अचानक उसके मस्तिष्क में आए, आकर्ष को चौंका दिया। उसे प्रतिक्रिया करने में काफी समय लग गया। ये यामिनी की चेतना की आवाज थी जो सीधे उससे बात कर रही थी। तुरंत बाद उसने महसूस किया कि उसने उसकी अनुमति नहीं ली थी कि वह अपनी चेतना उसके अंदर भेज सके। जिस तरह से उसने बड़े उसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया, वह बुरा शिष्टाचार था, और भी अधिक अगर वह व्यक्ति एक लड़की थी। आकर्ष ने अपनी चेतना और ऊर्जा वापस खींच ली और उठ गया, लेकिन उसे चक्कर आया और वह फिर से बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, क्योंकि पता चला कि दूसरों का इलाज करना बहुत थकाऊ काम था। यामिनी ने चिंतित होकर पूछा, क्या तुम ठीक हो चचेरे भाई आकर्ष? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो चचेरी बहन। मैंने बस अपनी बहुत सारी ऊर्जा समाप्त कर दी है। कुछ आराम के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? आकर्ष ने कहा। यामिनी शर्मा गई और नर्म स्वर में उत्तर दिया, धन्यवाद चचेरे भाई आकर्ष, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। तो यह अच्छा है। कुछ और दिनों के इलाज के बाद चचेरी बहन की चोटें पूरी तरह से ठीक हो जानी चाहिए।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सैंड टाइम समय बीतता है। पत्थर के कक्ष में समय बहुत तेजी से बीता। पलक झपकते ही 6 दिन पहले ही बीत चुके थे। दोनों अपने साथ जो राशन ले गए थे वह 2 दिन पहले ही समाप्त हो चुका था। हालांकि योद्धा साधकों के लिए कुछ दिनों तक कुछ ना खाना पीना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। अगर ये लंबे समय तक जारी रहता तो वे फिर भी मर जाते। इन 6 दिनों में यामिनी का शरीर लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया था। उसके बावजूद उसका शरीर पोषण की कमी के कारण अभी भी थोड़ा कमजोर लग रहा था। हर दिन यामिनी की चोटों का इलाज करने के बाद आकर्ष साधना करता। वह पहले से ही दिव्य वज्र भेदन का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में सक्षम था। उसने बैंगनी वज्र सत्य अग्नि की मात्रा भी बढ़ा दी थी जिसे वह बुला सकता था और अपनी निम्न श्रेणी की योद्धा शिष्य साधना को स्थिर कर लिया था। आज आदित्य के साथ द्वंद्व का दिन था। अगर वह बाहर नहीं निकल पाया तो पता नहीं बाहर कैसी अफवाहें फैलेंगी। उसने अपना सिर उठाकर उनसे 10 मीटर ऊपर छेद को देखा, व्याकुल और चिंतित महसूस कर रहा था। चचेरे भाई आकर्ष, क्या मैं चंद्र पत्थर के स्तंभ से आत्मा हथियार देख सकती हूँ? यामिनी ने कमजोर स्वर में पूछा। आकर्ष ने सिर हिलाया। उसने टूटी हुई तलवार निकाली और यामिनी को दे दी। यह आत्मा हथियार कुछ खास नहीं लगता। मैं पिछले कुछ दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। यामिनी ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने तलवार के शरीर को सहलाया और एक हरा धागा निकालकर धीरे धीरे तलवार पर डाल दिया। जब ये तलवार के ब्लेड को छुआ तो ये 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने पैरों के नीचे से एक छोटी तलवार निकाली और उसे तलवार पर चलाया, जिसका परिणाम एक गूंजती हुई ध्वनि थी। छोटी तलवार तुरंत 2 मोटे तौर पर कटे हुए टुकड़ों में विभाजित हो गई। ये बस एक स्पर्श से धागे काट देती है और कीचड़ की तरह धातु को काट देती है। यह कोई साधारण तलवार नहीं है। आकर्ष मुस्कुराया। फिर भी यह अब हमारी मदद करने में सक्षम नहीं है। जब तक ये हमें ऊपर उड़ने में मदद नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। यामिनी धीरे से मुस्कुराई। किसने कहा कि यह नहीं कर सकती? आकर्ष ने केवल उसे धीरे से ऊपर कूदते देखा, गड्ढे के शीर्ष की ओर लगभग 3 मीटर ऊपर उठते हुए। ठीक उसी समय जब गुरुत्वाकर्षण उसके चारों ओर बढ़ा, उसने टूटी हुई तलवार का उपयोग किया और इसे दीवार में मारा। तलवार पूरी तरह से गड्ढे की दीवार में धंस गई। उसके दाहिने हाथ ने हैंडल को पकड़ लिया और उसे एक पच और गति के लिए प्रोपेलर के रूप में उपयोग करते हुए उसके शरीर को हवा में फिर से दूसरी हवा मिल गई। इसके कुछ रेंडिशन के बाद वह गड्ढे से बाहर निकलने में सफल रही। आकर्ष नीचे खड़ा था, सदमे में शुरू हो रहा था। एक खड़खड़ाहट की आवाज़ थी, जैसे तलवार वापस नीचे आए और जमीन पर लगी। यामिनी ने ऊपर से चिल्लाया, चचेरे भाई, जल्दी ऊपर आओ, वे लोग पहले ही जा चुके हैं। आकर्ष ने टूटी हुई तलवार उठाए, उत्साहित महसूस कर रहा था। उसने यामिनी की नकल की और कुछ छलांगों के बाद गड्ढे से बाहर निकलने में सफल रहा। जैसे ही ताजी हवा की एक ठंडी लहर ने उसे एक गहरे स्पर्श के साथ बहा दिया, आकर्ष ने जोर से चिल्लाने की इच्छा महसूस की। किसी कारण से मृत वरिष्ठ चंदेल का शरीर सड़ा नहीं था। आकर्ष उसके बारे में कुछ भी परवाह नहीं कर सका और हर जगह चंद्र पत्थर के किसी भी शेष टूटे हुए टुकड़ों की खोज की और उन सभी को एकत्र कर लिया। दोनों उस रास्ते से वापस लौटे जिससे वे आए थे। टूटी हुई तलवार की सहायता से पत्थर की दीवार जो अतीत में उनके रास्ते में थी, सहजता से काट दी गई। पर्वत से नीचे उतरने से पहले आकर्ष ने यामिनी को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। यामिनी कुछ देर झिझकी और फिर निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वहां आकर्ष के साथ फंसने के बाद वह पहले से ही जानती थी कि आज आदित्य के साथ द्वंद्व का दिन था। वह आकर्ष के बारे में थोड़ा चिंतित थी और उसने पर्वत से नीचे जाकर देखने का फैसला किया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जापानी महल सिंघानिया परिवार युद्ध कक्ष। इस समय विशाल युद्ध कक्ष पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। ये दर्शाता था कि युवा पीढ़ी के सभी शिष्य देखने आए थे। नौकरों द्वारा फैलाई गई अफवाहों के कारण वहां काफी संख्या में लोग थे। बड़े छोटे मालिक, क्या यह आकर्ष नहीं आएगा? आदित्य के साथ अच्छे संबंध रखने वाले एक सिंघानिया परिवार के शिष्य ने युद्ध कक्ष में अखाड़े के नीचे से कहा। हाँ, मुझे विश्वास है कि आकर्ष बहुत काया है और दिखाई नहीं देगा। वह केवल आत्माशोधन के 9वें स्तर पर एक निकम्मा है और वास्तव में बड़े छोटे मालिक के साथ द्वंद्व करने की हिम्मत करता है। कितना ढीठ है। आदित्य मुस्कुराया, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। चिंता मत करो, वह आएगा, और जब वह आएगा तो मैं उसे दिखा दूंगा कि एक सच्चे योद्धा और एक निकम्मे के बीच क्या अंतर होता है। भीड़ में हंसी की लहर दौड़ गई। सभी को विश्वास था कि आकर्ष के पास कोई मौका नहीं था। अचानक युद्ध कक्ष के प्रवेश द्वार पर हलचल मच गई। 2 आकृतियां धीरे धीरे अंदर आ रही थीं, आकर्ष और यामिनी।
आकर्ष के चेहरे पर कोई डर नहीं था, केवल शांति और आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी न ही देखी गई थी। मैं आ गया हूँ आदित्य, तैयार हो जा। आकर्ष की आवाज़ पूरे युद्ध कक्ष में गूंज उठी। आदित्य ने नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी जिससे वह सुरुचिपूर्ण और आत्मविश्वासी लग रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर एक उदास भाव था जो उसे अत्यंत भयावह बना रहा था। बेहतर है कि वह आ जाए, अगर वह नहीं आया तब और सिंघानिया परिवार में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। वास्तव में इस साथी की हिम्मत कितनी बड़ी है, ये सोचना कि उसने वास्तव में बड़े छोटे मालिक के चेहरे पर मारने की हिम्मत की। वह बस मुसीबत मांग रहा है, उसके चेहरे पर मारा। जब आदित्य ने यह सुना, उसका उदास चेहरा और भी भयानक हो गया। अपनी स्थिति के संबंध में वह सिंघानिया परिवार की युवा पीढ़ी में साधना में सबसे अधिक प्रतिभा वाला व्यक्ति था। 18 वर्ष का होने से पहले वह पहले से ही एक शिखर योद्धा शिष्य था, मोहेनगर में सबसे कम उम्र का योद्धा गुरु बनने से एक कदम दूर। आकर्ष केवल एक निकम्मा था, फिर भी उसने वास्तव में उसे चुनौती देने की हिम्मत की। इसके अलावा उसने उसे सबके सामने चेहरे पर मारा। आखिर क्या हो रहा था? आदित्य ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर आकर्ष आने की हिम्मत करता है तो वह तुरंत उसे अपन कर देगा, उसे वास्तव में पछतावे का स्वाद चखने देगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और नियत समय 4 घंटे पहले ही बीत चुका था और आकर्ष ने अभी भी अपनी उपस्थिति नहीं दिखाई थी। भीड़ की बातचीत तेज और तेज होती गई। आदित्य ने प्रवेश द्वार की ओर देखा, लेकिन कोई आकर्ष नजर नहीं आया। वह कुछ निराशा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। आदित्य ने खुद से बुदबुदाया और सिंघानिया परिवार के प्रथम वरिष्ठ की ओर बढ़ा, जो इस द्वंद्व की अध्यक्षता कर रहे थे। चाचा, आकर्ष अभी भी यहाँ नहीं है, क्या हमें उसे ढूंढने के लिए किसी को भेजना चाहिए? सिंघानिया परिवार के परिवार मुखिया विक्रम सिंघानिया योद्धा संत बनने के लिए भेदन करने के लिए पहले ही एकांत साधना में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने सिंघानिया परिवार के प्रबंधन के मामले प्रथम वरिष्ठ कुंदन लाल जी को सौंप दिए थे। इस द्वंद्व जैसी घटनाओं के लिए कुंदन लाल जी भी उनकी अध्यक्षता करेंगे। कुंदन लाल जी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि मैंने पिछले कुछ दिनों में उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? 7 सींग पर्वत के पहरेदारों ने मुझे बताया कि वह अंदर गया है और अभी तक नहीं निकला है। आसपास के लोगों ने जब ये सुना तो उन्होंने इसे अत्यंत अजीब पाया। 7 सींग पर्वत के बाहरी इलाकों में भी दूसरे स्तर के आत्मा जीव थे, तो अगर आत्मा शोधन के 9वें स्तर का साधक अंदर जाता तो क्या वह बस मौत को न्योता न ही दे रहा होता? हाँ, छोटे मालिक आदित्य, वह साथी शायद पहले ही किसी आत्मा जीव के पंजों में मर चुका है। ऐसा लगता है कि तुम्हें व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। 7 दिन बीत जाने के बाद भी वह अभी तक बाहर नहीं आया है। वह निश्चित रूप से मर चुका है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अभी तक न ही आया था। अचानक भीड़ में हड़कंप मच गया और आश्चर्य के स्वर गूंज उठे। आकर्ष आ गया था। आकर्ष आ गया है, वह सच में आ गया है। उसके बगल में वाली लड़की कौन है? क्या तुम लोग जानते हो? मैंने उसे कभी नहीं देखा। द्वंद्व का समय लगभग हो गया है, वह एक लड़की को साथ क्यों लाया है? हालांकि ये लड़की काफी सुंदर है। आकर्ष ने उनकी बकबक को अनदेखा कर दिया और शांति से युद्ध कक्ष के बीच में अखाड़े की ओर चला गया। यामिनी उसके बगल में एक ब्रूभन के साथ चल रही थी। वह इतने सारे लोगों को अपनी ओर ध्यान देने के लिए अभ्यस्त नहीं थी। पहले आदित्य आकर्ष के आगमन की खबर सुनकर चौंक गया था। आकर्ष के मंच पर पहुंचने के बाद हालांकि आदित्य बस ठंडे स्वर में हंसा, भाई आकर्ष, मैंने सोचा था कि 7 सींग पर्वत पर आत्मा जीवों ने तुम्हें खा लिया होगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम बाहर निकलने में सक्षम होगे। आकर्ष धीरे से मुस्कुराया, बड़े भाई की चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे पहले कि हम इसे निपटाएं, मैं खुद को मरने कैसे दे सकता हूं? इस समय कुंदन लाल जी, जो घटनाक्रम का अवलोकन कर रहे थे, अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन्होंने यामिनी को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा और तेजी से पास आए और कहा, हाँ लाडली, तुम आखिरकार पर्वत से नीचे आने को तैयार हो गई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यामिनी ने थोड़ा अप्राकृतिक रूप से कहा, मैं चचेरे भाई के साथ अचानक नीचे आ गई। मैं आज केवल द्वंद्व देखने आई हूँ। कुंदन लाल जी ऐसे लग रहे थे जैसे वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अंत में बात नहीं की। यामिनी के संबंध में अपराध की एक गहरी भावना हमेशा उनके दिल में बसी हुई थी। जब वह छोटी थी, उन्होंने उसे 7 सींग पर्वत पर भेज दिया क्योंकि वह अपनी आत्मा को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। हालांकि उन्होंने उसे बड़े होते हुए और अधिक अकेली होते देखा। कुंदन लाल जी को खुद से घृणा हुई, क्या वे बहुत क्रूर थे? जब यामिनी अपनी आत्मा को नियंत्रित करने में सक्षम हो गई, कुंदन लाल जी ने कुछ बार उसे पर्वत छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि
यामिनी बहुत लंबे समय से लोगों से अलग थलग थी। चाहे उन्होंने उसे कितना भी आग्रह किया, वह फिर भी पर्वत नहीं छोड़ती थी। चाचा कुंदन, क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? आदित्य ने अधीरता से कहा, जैसे वह किनारे खड़ा था। कुंदन लाल जी अपने सदमे से उभरे और आकर्ष से कहा, क्या तुम तैयार हो? आकर्ष को सिर हिलाते देख कुंदन लाल जी ने गहरी आवाज में कहा, हालांकि ये द्वंद्व एक जानलेवा लड़ाई है। तुम आखिरकार भाई हो, आखिरकार। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अगर एक पक्ष अपनी हार स्वीकार कर लेता है तो दूसरे पक्ष को रुकना चाहिए। ये सबसे अच्छा है कि सभी शिकायतें इसी के साथ समाप्त हो जाएं। आदित्य, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने सिर हिलाया, लेकिन अपने दिल में ठंडे स्वर में हंसा। आकर्ष को मारना उसके हाथ गंदे करेगा, वह उससे पहले रुक जाएगा। कितना मजाक था। हालांकि उसे इस लापरवाह साथी की साधना को पूरी तरह से नष्ट करने का एक रास्ता सोचना था। दोनों अखाड़े पर चढ़ गए, अपने अपने कोनों में खड़े हो गए और एक दूसरे को सम्मान दिया। ये द्वंद्व आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था और युद्ध कक्ष में वातावरण भी भारी होने लगा था। आदित्य अखाड़े पर खड़ा था, धीरे धीरे अपनी हत्या की भावना को बढ़ा रहा था। उसका इस लड़ाई को लंबा खींचने का कोई इरादा नहीं था और वह आकर्ष को एक ही चाल से समाप्त करने के लिए तैयार था। आत्मा शोधन के 9वें स्तर पर एक निकम्मा, अगर वह उसे एक ही चाल से समाप्त नहीं कर सका तो वह अपना सारा चेहरा खो देगा। आकर्ष आराम से कोने में खड़ा था, अपने गार्ड पर रह रहा था और अपने शरीर में बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र को प्रवाहित किया। चंदेल परिवार के प्रथम वरिष्ठ के साथ लड़ाई के बाद आकर्ष ने आदित्य के प्रति कोई डर महसूस नहीं किया, जो एक शिखर योद्धा शिष्य था। वह इस लड़ाई के बारे में चिंतित नहीं था और ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि आदित्य की मध्यम श्रेणी की पीली स्तरीय युद्ध तकनीक उसकी उच्च श्रेणी की पीली स्तरीय युद्ध तकनीक के सामने टिक सके, भले ही उसने केवल 6 दिनों का अभ्यास किया था। आदित्य ने कोई रोक नहीं रखी और अपनी शिखर योद्धा शिष्य शक्ति को उसके अधिकतम तक बढ़ा दिया। वह बस आकर्ष के अपने गार्ड को नीचा दिखाने का इंतजार कर रहा था, उसे दबाने के लिए अपनी हत्या की भावना को विकीर्ण कर रहा था। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना करने के बाद आकर्ष ऊर्जा के प्रवाह के प्रति बहुत संवेदनशील था। हालांकि आकर्ष के लिए आदित्य की हत्या की भावना अविश्वसनीय रूप से कमजोर लग रही थी, उसे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रही थी। उसने बस आदित्य को एक हल्की मुस्कान दी और उसे निडर होकर देखा। जब अजूर ड्रैगन, जो आकर्ष के नाभि क्षेत्र में तैर रहा था, ने इस छोटी सी हत्या की भावना को महसूस किया तो उसे लगा जैसे उसकी गरिमा का अपमान हुआ हो। उसने आकर्ष के शरीर के भीतर एक जोरदार गर्जना छोड़ी, जिससे आकर्ष का आभा अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ गई। बूम! एक पल में आदित्य की हत्या की भावना को जबरदस्ती वापस धकेल दिया गया। इस प्राचीन अजूर ड्रैगन पवित्र जीव आत्मा का पराक्रम कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक तुच्छ योद्धा शिष्य झेल सकता था। आदित्य ने अतुलनीय रूप से चौंक महसूस किया। आकर्ष वास्तव में अपनी आभा वापस भेजने में कामयाब रहा तो क्या यह हो सकता था कि वह पहले से ही योद्धा गुरु क्षेत्र प्राप्त कर चुका था? वह असंभव था। आदित्य का रंग थोड़ा बदल गया। आकर्ष एक आत्मा शोधन के 9वें स्तर का निकम्मा था, वह अचानक शिखर योद्धा शिष्य से योद्धा गुरु क्षेत्र में कैसे भेदन कर सकता था? उसे जल्द ही चाल चलनी थी। आदित्य जानता था कि उसकी मानसिक स्थिति पहले से ही हिल गई थी। उसे चाल चलनी थी और अब और इंतजार नहीं कर सकता था। ले मेरी युद्ध तकनीक, अग्नि प्रहार। आदित्य ने छलांग लगाई, उसकी हथेली लाल गर्म कोयले की तरह चमक रही थी। उसकी चाल तेज और घातक थी, सीधे आकर्ष की छाती पर निशाना साधते हुए। आकर्ष की आंखों में एक चमक दिखाई दी। उसने तुरंत बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र को प्रवाहित किया और दिव्य वज्र भेदन को सक्रिय कर दिया। उसके दाहिने हाथ पर बैंगनी रंग की बिजली की चमक दिखाई दी, जो आदित्य के हमले का सामना करने के लिए तैयार थी। आदित्य ने एक छलांग के साथ हवा में उड़ान भरी और मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी पर एक आग का गोला जल रहा था, जिससे आसपास के वातावरण में एक तेज गर्मी की लहर फैल रही थी। उसकी हत्या की भावना ने आकर्ष को स्तब्ध कर दिया। आदित्य ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए सोचा, एक शिखर योद्धा शिष्य के रूप में उसकी गति के साथ आकर्ष के लिए भागना असंभव होगा। यह अग्नि प्रहार एक मध्यम श्रेणी की पीली स्तरीय युद्ध तकनीक थी जिसे उसने कई वर्षों तक साधा था, इसलिए उसे यकीन था कि वह निश्चित रूप से इसे एक ही प्रहार में समाप्त कर देगा। आकर्ष की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। आदित्य की गति देखकर वह जानता था कि वह निश्चित रूप से इससे बच नहीं सकता। चूंकि वह इससे बच नहीं सकता था तो वह इसे सीधे सामने से लेगा। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र उसके अंदर उन्मत्त रूप से प्रवाहित हो रहा था। आकर्ष ने बेरहमी से जमीन पर पैर पटका और ऊपर की ओर उड़ गया। उसकी बैंगनी वज्र सत्य अग्नि एक गर्जना के साथ उसके दाहिने हाथ से निकल पड़ी, उसकी पूरी दाहिनी मुट्ठी को ढक लिया।
ये 6 दिनों तक साधना करने के आकर्ष के परिणाम थे। उसे विश्वास नहीं था कि एक देव साधक की सत्य अग्नि इस साधारण आग के मुकाबले में असमर्थ होगी। धमाका, उनकी मुट्ठियां हवा में मिलीं और आकर्ष कुछ कदम पीछे हटने से पहले खुद को स्थिर करने में कामयाब रहा। उसके शरीर में रक्त और ऊर्जा अशांत थे, लेकिन उसने जल्दी से अपनी ऊर्जा प्रवाहित करके अपने रक्त और ऊर्जा के उतार चढ़ाव को शांत कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसकी कच्ची ताकत अभी भी आदित्य की ताकत से थोड़ी कम थी, क्योंकि उसके पास एक शिखर योद्धा शिष्य साधना थी। आदित्य को केवल कुछ हल्के कदम पीछे लेकर खुद को स्थिर करना पड़ा, अपने दिल में लगातार आकर्ष का मजाक उड़ा रहा था। पहले जब आकर्ष की दाहिनी मुट्ठी पर अचानक बैंगनी ज्वालाएं दिखाई दी तो उसने उसे काफी डरा दिया था। हालांकि उस आदान प्रदान के बाद उसने महसूस किया कि दिखावे धोखेबाज हो सकते हैं, क्योंकि उस ज्वाला की ताकत केवल योद्धा शिष्य क्षेत्र की थी। ऐसा लग रहा था कि इस साथी ने आखिरकार अपनी आत्मा का संघनन कर लिया था और यह अजीब ज्वाला संभवतः उसकी आत्मा हो सकती थी। हालांकि जब आदित्य ने इसके बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि वह आज इस अवसर का अच्छा उपयोग कर सकता था और आकर्ष की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। वह आकर्ष को फिर कभी उबर नहीं पाने दे सकता था। हालांकि कुछ अजीब हुआ था। वह बैंगनी ज्वाला जो आदित्य के अग्नि प्रहार के साथ उलझ गई थी, वास्तव में बुझ बड़ी ही नहीं थी। आदित्य ने दिखावा किया कि यह कुछ भी नहीं था और बस ज्वाला को बुझाने की कोशिश में अपना हाथ इधर उधर घुमाया। हालांकि ये बैंगनी ज्वालाएं ऐसी थीं जैसे उन पर तेल डाला गया हो। वे मजबूत होकर जलती रहीं, लगातार आदित्य की हथेली पर ऊर्जा का उपभोग करती रहीं। वह बहुत चौंक गया और जल्दी से अपनी दाहिनी हाथ एली में ऊर्जा प्रवाहित की। अप्रत्याशित रूप से बैंगनी ज्वालाएं अतुलनीय रूप से जिद्दी थीं। यहाँ तक कि भारी मात्रा में ऊर्जा से लिपटे जाने के बाद भी यह उस ऊर्जा को बेरहमी से उपभोग करती रही जो आदित्य ने उसे भेजी थी। क्या हो रहा था? आदित्य ने तुरंत अपने दिल में घबराहट महसूस की। वह बेतरतीब ढंग से अपने हाथ हिलाने लगा। हालांकि चाहे उसने अपने हाथ कैसे भी हिलाए, ये ज्वाला उसके शरीर से चिपकी एक जोंक की तरह थी, हटने को तैयार नहीं थी। उसके शरीर में ऊर्जा अभी भी उसकी हथेली की ओर बहती रही। कुछ समय के बाद बैंगनी ज्वाला आखिरकार अपनी सारी ऊर्जा का उपभोग कर चुकी लग रही थी और धीरे धीरे खुद को बुझाने लगी। आदित्य आखिरकार मुश्किल से सांस ले पाया कि अचानक हवा में एक चटकने की आवाज आई। जब उसने सिर उठाया तो उसकी ओर एक चमकदार और अंधा कर देने वाली बिजली की कौंध दौड़ रही थी। उच्च श्रेणी की पीली स्तरीय युद्ध तकनीक दिव्य वज्र भेदन। धमाका, आदित्य ने दयनीय रूप से चीख मारी और उसका पूरा शरीर अखाड़े से उड़ गया। वह काला जल गया था और लगातार कांप रहा था। बिजली के आग उसके शरीर के चारों ओर कूद रहे थे। सन्नाटा, आसपास का वातावरण अतुलनीय रूप से शांत हो गया। युद्ध कक्ष, जो पहले शोर और उत्साह से भरा हुआ था, अब बिल्कुल शांत था। हर किसी का मुंह सदमे में खुला हुआ था। जब वे वहां खड़े होकर यह सब घटित होते देख रहे थे, उन्होंने अतुलनीय रूप से स्तब्ध महसूस किया। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी थे जो बहुत पीछे दूर खड़े थे, जो नहीं जानते थे कि क्या हुआ था। सभी सोच रहे थे कि आदित्य अचानक अखाड़े से कैसे उड़ गया। दोनों ने केवल एक प्रहार का आदान प्रदान किया था और द्वंद्व अभी शुरू ही हुआ था। दर्शकों की नज़र में ये द्वंद्व निश्चित रूप से अधिक समय नहीं लेगा। इन दोनों के युद्ध क्षेत्र बहुत दूर थे। आकर्ष को पूरी तरह से असहाय होना चाहिए था और एक ही प्रहार में बेकार कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब स्थिति उनकी अपेक्षाओं से उलट गई थी। दर्शक विश्वास नहीं कर सके जब उन्होंने देखा कि युवा पीढ़ी का सबसे मजबूत व्यक्ति आदित्य वास्तव में एक ही चाल में आत्मशोधन के 9वें स्तर के निकम्मे द्वारा पराजित हो गया था। ये पूरी तरह से उनकी अपेक्षाओं से परे था। आकर्ष ने दूर यामिनी की ओर देखा और उसे धीरे से मुस्कुराया। वह आगे बढ़ा और अखाड़े से नीचे कूद गया और बिना फर्श पर पड़े आदित्य की ओर देखे भी फाटकों की ओर चला गया। उसने पहले अपने हाथ रोके रखे थे और अपना ध्यान बैंगनी वज्र सत्य अग्नि पर विभाजित किया था। अगर उसने दिव्य वज्र भ ए दन को उसकी अधिकतम शक्ति पर प्रहार किया होता तो वह आदित्य की आत्मा को चकनाचूर कर सकता था। भीड़ ने स्वतः ही एक रास्ता बना दिया और जटिल अभिव्यक्ति के साथ आकर्ष को देखा। वे सिंघानिया परिवार के शिष्य जो पहले आदित्य के साथ अच्छे संबंधों में थे, उन्होंने आकर्ष को आंख में देखने की भी हिम्मत नहीं की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जापानी महल सिंघानिया परिवार का आंगन। द्वंद्व को आधा महीना हो चुका था और इस आधे महीने में आकर्ष सिंघानिया परिवार के सदस्यों के रवैये में बदलाव महसूस कर सकता था। अतीत से तिरस्कार के नज़रों की जगह श्रद्धा और सम्मान ने ले ली थी। त्यानवु महाद्वीप ऐसा ही था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकतवर शासन करते थे और केवल ताकत से ही कोई दूसरों का सम्मान प्राप्त कर सकता था।
आकर्ष ने इन बदले हुए रवैयों को अनदेखा कर दिया। पिछले आधे महीने में कुछ बार यामिनी के साथ मोहनगर जाने के अलावा उसने अपना शेष समय साधना में बिताया था। सात सींग पर्वत की घटनाओं ने उसके दिल में एक छाया छोड़ दी थी, शायद उस रहस्यमयी नीले वस्त्र आर्य और चंदेल परिवार के बीच कोई साजिश थी, और यह शायद कुछ महीने बाद होने वाले 10 वर्षों के वादे से संबंधित थी। हालांकि वह इस दुनिया का व्यक्ति नहीं था। अगर सिंघानिया परिवार सात सींग पर्वत खो देता तो वे निश्चित रूप से मोहनगर में अपनी स्थिति खो देंगे। अपनी वर्तमान ताकत के साथ अगर उसने सिंघानिया परिवार का संरक्षण खो दिया तो एक योद्धा संत की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक योद्धा महागुरु भी उसे आसानी से मार सकता था। आकर्ष ने संकट की एक गहरी भावना महसूस की। वह केवल मजबूत होता जा सकता था, इसी तरह वह भविष्य में अपने भाग्य को अपने हाथों में रख सकता था। बैंगनी वज्र सत्य अग्नि की साधना पहले ही दूसरी परत तक पहुंच चुकी थी और अब इसे बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र के प्रवाहित होने की आवश्यकता नहीं थी। बस अपनी इच्छा से वह ज्वाला का संघनन कर सकता था। अपने महान नियंत्रण के साथ बैंगनी वज्र सत्य अग्नि अब उसके हाथों को छोड़ सकती थी और हवा में तैर सकती थी। अब जब उसने ये क्षेत्र प्राप्त कर लिया था, उसने दवा गोलियों को परिष्कृत करने की बुनियादी आवश्यकताओं को प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार आकर्ष ने एक उपयुक्त दवा कड़ाही खरीदने और दवा गोलियों को परिष्कृत करने की कोशिश करने के लिए मोहनगर जाने का फैसला किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मोहनगर किसी जिले के 8 मुख्य शहरों में से एक था। महान क्विन राष्ट्र के भीतर इसे केवल एक साधारण छोटा शहर माना जा सकता था। इस शरीर के मूल मालिक के अलावा आकर्ष खुद यहाँ पहले से ही एक से अधिक बार आ चुका था, इसलिए वह सड़कों से परिचित था और जल्द ही पहुंच गया। आकर्ष आत्मविश्वास से सबसे बड़े लोहार की दुकान की ओर चला, जिसे अफसोसनाक लोहा कहा जाता था। इसकी मुख्य शाखा महाद्वीप की राजधानी में स्थित थी और इसका समर्थन करने वाला दीक्षित परिवार महान क्विन राष्ट्र का शीर्ष व्यापारी संघ होने की बात कही जाती थी। आंतरिक सजावट काफ़ी अद्वितीय थी और इसकी अलमारियां सभी रंगों के हथियारों और कवच से भरी हुई थीं। वहां बहुत सारे ग्राहक थे, ये दर्शाता था कि इस लोहार की दुकान का व्यवसाय काफ़ी अच्छा था। आकर्ष विशेष रूप से दवा कड़ाहियों के लिए आरक्षित शेल्फ के पास पहुंचा। काफ़ी देर तक इसकी जांच करने के बाद उसे उनमें से किस बड़ी ई में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि ये केवल साधारण धातुओं से बने थे। आकर्ष ने सिर हिलाया और जाने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे से एक साहसी वीरतापूर्ण आवाज आई, छोटे मालिक आकर्ष, क्या तुम दवा कड़ाहियां खरीदने आए हो? उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने मुड़कर देखा और एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। ये बूढ़ा व्यक्ति अभी भी बहुत सतर्क और ऊर्जावान लग रहा था। आकर्ष ने कोशिश की, लेकिन वह इस व्यक्ति का नाम याद नहीं कर सका। इस प्रकार वह संदेह से पूछे बिना नहीं रह सका, आप कौन हैं? उद्धरण चिन्ह। वह बूढ़ा व्यक्ति हंसा, हा, शायद छोटे मालिक आकर्ष इस बूढ़े को नहीं पहचानते। मैं इस दुकान का मालिक हूँ, मेरा विनम्र उपनाम माहेश्वरी है। आकर्ष धीरे से मुस्कुराया, तो आप माहेश्वरी जी हैं। मैं वास्तव में एक अच्छी दवा कड़ाही खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन आपकी दुकान का माल बस औसत लगता है। माहेश्वरी जी जोर से हंसे, चूंकि छोटे मालिक आकर्ष को इनमें से कोई भी कड़ाही पसंद नहीं आई, तो क्या आप मेरे साथ पीछे चलकर देखना पसंद करेंगे? पीछे चलकर देखें। आकर्ष तुरंत सतर्क हो गया। उसकी यादों में उसे इस माहेश्वरी जी के साथ कोई संपर्क याद नहीं था। माहेश्वरी जी अचानक उसे बिना किसी कारण अंदर क्यों आमंत्रित कर रहे थे? उसके क्या इरादे थे? हालांकि उसे एक अच्छी दवा कड़ाही की आवश्यकता थी, वह संदेह महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उस स्थिति में माहेश्वरी जी कृपया रास्ता दिखाएं। आकर्ष धीरे से मुस्कुराया। एक अच्छी दवा कड़ाही की उसकी इच्छा उसके संदेहों से अधिक थी। हालांकि वह अभी भी सतर्क रहा और किसी भी परेशानी के पहले संकेत पर वह तुरंत चला जाएगा। माहेश्वरी जी आकर्ष को भीड़ के पास से ले गए और ऊपर की ओर चले। ऊपर पहुंचने के बाद वह देख सकता था कि दूसरी मंजिल पर प्रदर्शित माल नीचे की तुलना में बहुत उच्च गुणवत्ता का था। आकर्ष ने यहाँ तक कि कुछ आत्मा हथियार भी देखे। यहाँ की कीमतें अधिक थीं, इस प्रकार वहाँ बहुत से केवल देखने वाले थे और केवल कुछ ही खरीद रहे थे। माहेश्वरी जी बस धीरे से मुस्कुराए और रास्ता दिखाना जारी रखा। वे तब तक चलते रहे जब तक वे चौथी मंजिल तक नहीं पहुँच गए। दूसरी मंजिल से आगे कम से कम लोग थे। जब वे चौथी मंजिल पर पहुंचे, वहां वस्तुतः कोई लोग नहीं थे। चौथी मंजिल की सजावट अत्यंत शानदार थी। इसके बावजूद तथ्य ये था कि वहां कोई प्रदर्शन अलमारियां नहीं थीं, जिससे आकर्ष को संदेह हुआ। केवल एक युवक जिसने कढ़ाईदार वस्त्र पहने थे, खिड़की पर अपनी पीठ के साथ खड़ा था, नीचे सड़कों को देख रहा था। जब उस युवक ने उनके कदमों की आहट सुनी तो वह घूमा और मुस्कुराया।
माहेश्वरी जी, आपने कष्ट किया, पहले आराम करें, मैं इस अतिथि का मनोरंजन करूंगा। उसकी आवाज़ मधुर, स्वाभाविक, सुंदर और नाजुक थी, हवा की झनकार की आवाज़ की तरह। माहेश्वरी जी ने धीरे से सिर हिलाया और हटने से पहले झुके। वह युवक तेजी से पास आया और आकर्ष से कहा, यह मेरी ओर से अभद्रता थी कि मैंने ऐसा किया, अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई हो तो मुझे क्षमा करें। आकर्ष ने इस व्यक्ति की उपस्थिति को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने के बाद उसने अपने दिल में धीरे से मुस्कुरा। ये युवक जिसने कढ़ाईदार वस्त्र पहने थे, वास्तव में एक लड़की थी जिसने पुरुषों के कपड़े पहने थे। उसके चेहरे की विशेषताएं सुंदर थीं और उसके सफ़ेद दांत और चमकती आंखें थीं। हालांकि उसने जो पुरुषों के कपड़े पहने थे, उसने उसे एक वीरतापूर्ण आभा दी। आकर्ष मुस्कुराया, मोहनगर में तुम जैसी सुंदरी कब से आ गई? मुझे वास्तव में पता नहीं चला। लड़की मुस्कुराई। उसने आकर्ष की चिढ़ पर ध्यान नहीं दिया। छोटे मालिक, आकर्ष मजाक कर रहे होंगे। मैंने आपकी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा के बारे में सुना है और आपको अपनी आंखों से देखकर मुझे कहना होगा कि यह सच प्रतीत होता है। आकर्ष के दिल में संदेह गहरा गया। वह उसकी प्रतिष्ठा जानती थी, लेकिन फिर भी वह उसके प्रति इतनी विनम्र थी। इस लड़की का मूल क्या था? अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदलते हुए उसने धीरे से मुस्कुराना जारी रखा और कहा, मैंने अभी तक आपसे आपका नाम नहीं पूछा है। फाल्गुनी दीक्षित। फाल्गुनी दीक्षित। आकर्ष ने उस नाम को मानसिक रूप से कुछ बार दोहराया। उसे यकीन था कि यह लड़की मोहनगर की नहीं थी। इस संभावना के बारे में सोचते हुए उसने फिर भी अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदली। तो आप फाल्गुनी जी हैं? खैर, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, मुझे दवा कड़ाही दिखाओ। फाल्गुनी दीक्षित के लाल होंठ हल्के से हंसे, बेहद आकर्षक लग रहे थे। छोटे मालिक, आकर्ष वास्तव में अधीर हैं और मैं यहाँ आपके साथ काफ़ी देर तक बातचीत करने के लिए तैयार थी। जब उसने ये कहना समाप्त किया, उसने अपने हाथ हिलाए और पास की लकड़ी की मेज पर कहीं से भी 4 अजीब आकार की दवा कड़ाहियाँ प्रकट हो गईं। आकर्ष चौंक गया, क्योंकि वह वास्तव में एक स्थानिक अंगूठी का उपयोग कर रही थी। लगता है इस लड़की की पृष्ठभूमि महान थी, क्योंकि एक नियमित योद्धा संत को भी स्थानिक अंगूठी का उपयोग करने का मौका नहीं मिल सकता था। जल्द ही उसका आश्चर्य विस्मय में बदल गया और उसकी नज़र जल्दी से लकड़ी की मेज पर 4 दवा कड़ाहियों की ओर आकर्षित हो गई। इन चारों दवा कड़ाहियों के अलग अलग आकार थे और वे स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा से संतृप्त थीं। आकर्ष को यकीन था कि ये दवा कड़ाहियाँ चंद्र पत्थर के साथ मिश्रित की गई थीं, और वे केवल था और आसा चंद्र पत्थर पाउडर के साथ मिश्रित नहीं थीं, अन्यथा उनका रंग और आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी गाढ़ी नहीं होती। उनमें से एक अजूर ड्रैगन दवा कड़ाही ने उसका ध्यान आकर्षित किया। ये कड़ाही 3 पैरों पर खड़ी थी और उसके शरीर पर 2 जीवंत और यथार्थवादी अजूर ड्रैगन एक साथ जुड़े हुए थे। ड्रैगन के सिरों में से एक आग डालने के लिए था और दूसरा दवा गोलियां निकालने के लिए था। इस कड़ाही को बनाने वाले व्यक्ति की शिल्प कौशल बहुत अच्छी थी और अजूर ड्रैगन की नक्काशी अत्यंत अभिव्यंजक थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये जीवित होने वाला हो। आकर्ष ने इसे अपने हाथों में पकड़ा और थोड़ा इसे घुमाया, अंततः पूछा, क्या मैं इस दवा कड़ाही का परीक्षण कर सकता हूँ? फाल्गुनी अपने दिल में थोड़ी चौंक गई। क्या वह एक औषधि बनाने वाला हो सकता था? क्या ये दवा कड़ाही उसके अपने उपयोग के लिए थी? ऐसा लग रहा था कि उसका पिछला अनुमान गलत हो सकता था। अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदलते हुए, कोई समस्या नहीं है, कृपया आगे बढ़ें। आकर्ष ने दवा कड़ाही को मेज पर रखा और अपनी चेतना का उपयोग करके अपने दाहिने हाथ से बैंगनी ज्वाला का एक गोला संघनित किया। उसने धीरे धीरे ज्वाला को कड़ाही के नीचे धकेला और ध्यान से बैंगनी ज्वालाओं को दवा कड़ाही में प्रवेश करने के लिए नियंत्रित किया। जब ये पूरी तरह से कड़ाही में प्रवेश कर गई, तो उसने अपना नियंत्रण छोड़ दिया और बैंगनी ज्वालाओं को प्रचंड रूप से जलने दिया। आकर्ष ने ध्यान से दवा कड़ाही का अवलोकन किया। बैंगनी ज्वालाओं की गर्मी के तहत नीले रंग की दवा कड़ाही में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी पहले की तरह अतुलनीय थी। बैंगनी ज्वालाओं को कुछ देर जलने देने के बाद आकर्ष अपनी ऊर्जा कम होती महसूस कर सका। उसने जल्दी से बैंगनी ज्वालाओं को वापस ले लिया और अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को शांत किया। आकर्ष ने अजूर ड्रैगन कड़ाही उठाए और करीब से देखा। दवा कड़ाही का बाहरी भाग गर्म नहीं था। उसने कड़ाही का ढक्कन खोलने के बाद गर्म हवा की एक धारा बाहर आई। आकर्ष ने एक निराकार अजूर ड्रैगन को हवा में उठते हुए देखा। उसने कड़ाही के अंदर हल्की सी गंध ली। वहाँ की हवा शुष्क और सुखद थी, वहाँ कोई अजीब गंध नहीं थी। आकर्ष ने अपने दिल में अतुलनीय रूप से आश्चर्यचकित महसूस किया। ये वही था जिसकी उसे आवश्यकता थी। अगर उसे केवल एक साधारण दवा कड़ाही की आवश्यकता होती, तो सिंघानिया परिवार में बहुत सी थीं। यह अफसोस की बात थी कि बैंगनी वज्र सत्य अग्नि के तापन के तहत वे साधारण दवा कड़ाहियाँ थोड़ी देर बाद दरारें डालन
एलिग थीं। वे कड़ाहियाँ बस दवा बनाने के लिए उपयुक्त नहीं थीं। जब वह इस दुकान पर आया था तो उसे अधिक उम्मीद नहीं थी, इस प्रकार वह केवल चंद्र पत्थर का एक टुकड़ा अपने साथ लाया था। अगर उसे एक उपयुक्त कड़ाही नहीं मिल पाती तो वह चंद्र पत्थर के इस टुकड़े का उपयोग करके एक बनाने की कोशिश करता। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अफसोसनाक लोहा में अपनी पसंद की कड़ाही ढूंढ पाएगा। आकर्ष मुस्कुराया, फाल्गुनी जी, मैं जानना चाहता हूं कि आप इस दवा कड़ाही के लिए कितना लेंगी। फाल्गुनी ने अजूर ड्रैगन दवा कड़ाही उठाए और अपने हाथों में घुमाया। उसने आकर्ष को सीधा जवाब नहीं दिया। औषधि बनाने वाले त्यानवु महाद्वीप में बसे सम्मानित व्यवसायों में से एक हैं। निर्विवाद रूप से एक उच्च श्रेणी की दवा कड़ाही एक औषधि बनाने वाले के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। दवा कड़ाहियों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या छोटे मालिक आकर्ष इसके बारे में जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। दवा कड़ाहियों की गुणवत्ता में निश्चित रूप से अंतर थे, लेकिन आकर्ष ने 5 श्रेणियों के वर्गीकरण के बारे में पहले नहीं सुना था। उसने सिर हिलाया और कहा, कृपया विस्तार से बताएं। पहली श्रेणी की दवा कड़ाही साधारण धातुओं से बनाई जाती है और केवल सांसारिक दुनिया की साधारण ज्वालाओं को सहन कर सकती है। इस माध्यम से परिष्कृत की गई दवा गोलियां दूसरी श्रेणी से अधिक नहीं होंगी, और वह भी उच्चतम गुणवत्ता वाली गोलियों को छोड़कर। दूसरी श्रेणी की दवा कड़ाही में थोड़ी मात्रा में चंद्र पत्थर मिलाया जाता है, बिल्कुल पीली स्तरीय आत्मा हथियारों की तरह, और ये दुनिया की आध्यात्मिक ज्वालाओं को सहन कर सकती है। यह महत्वहीन होती है और इसमें कोई आत्मा नहीं होती, इसलिए ऐसी कड़ाही से परिष्कृत दवा गोलियों का उच्चतम गुणवत्ता वाला होना मुश्किल है। और तीसरी श्रेणी की दवा कड़ाही को मुश्किल से उच्च गुणवत्ता वाली दवा कड़ाही माना जा सकता है। इसमें बड़ी मात्रा में चंद्र पत्थर के साथ साथ अन्य दुर्लभ सामग्रियां भी मिश्रित बड़ी ही हैं। इसके अलावा यह एक कुशल लोहार द्वारा बनाई जाती है। इस प्रकार की दवा कड़ाही में एक आत्मा हो सकती है और इसके द्वारा परिष्कृत दवा गोलियां अपने अधिकतम प्रभाव को प्राप्त कर सकती हैं। इसका पूरा शरीर पूरी तरह से चिकना और गोल होता है, जिससे दवा की सुगंध का रिसाव लगभग असंभव हो जाता है। फाल्गुनी ने ऐसे कहा जैसे ये नियमित बात हो, सक्रिय रूप से उत्तर दे रही थी। आकर्ष ने रुचि के साथ सुना, चौथी और 5वीं श्रेणी के बारे में क्या? फाल्गुनी कुछ देर रुकी फिर जारी रखा, एक बार जब दवा कड़ाही तीसरी श्रेणी की सीमा पार कर जाती है तो वह बन जाती है जिसे स्वर्गीय कड़ाही के रूप में जाना जाता है। स्वर्गीय कड़ाहियाँ बहुत दुर्लभ होती हैं और उन्हें न केवल बड़ी मात्रा में चंद्र पत्थर और ढेर सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, बल्कि उन्हें ढलाई के दौरान एक दिव्य स्तरीय लोहार द्वारा एक आत्मा से भरने की भी आवश्यकता होती है। चंद्र पत्थर की कमी के कारण सैकड़ों वर्षों से कोई नई स्वर्गीय कड़ाही नहीं बनी है। जहाँ तक दिव्य कड़ाही की बात है जो स्वर्गीय कड़ाही से ऊपर है, मैंने केवल किताबों में इसके बारे में पढ़ा है और इसे पहले नहीं देखा है। आकर्ष ने फाल्गुनी ने जो कुछ भी कहा था उस पर विचार किया। तो यह अजूर ड्रैगन दवा कड़ाही किस श्रेणी की है? उद्धरण चिन्ह। ये तीसरी श्रेणी के शिखर का काम है। अगर आप एक दिव्य लोहार ढूंढ सकते हैं जो इसे एक आत्मा से भर दे तो ये तुरंत एक स्वर्गीय कड़ाही बन सकती है। फाल्गुनी ने बिना पलक झपकाए आकर्ष को देखते हुए अविचलित रूप से कहा, यह अजूर ड्रैगन दवा कड़ाही वास्तव में एक शीर्ष तीसरी श्रेणी की दवा कड़ाही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले इस दवा कड़ाही की कीमत को कम आंका था। वह अपने नाम की सारी चांदी भी इकट्ठा कर लेता तो भी इस अजूर ड्रैगन दवा कड़ाही की कीमत नहीं चुका सकता था। हालांकि आकर्ष असंतुष्ट था और उसने आग्रह किया, मैं जानना चाहता हूं कि फाल्गुनी जी इस अजूर ड्रैगन दवा कड़ाही को छोड़ने के लिए क्या लेंगी? फाल्गुनी ने अजूर ड्रैगन दवा कड़ाही ली और उसे उछाला। उसके चेहरे पर बुद्धि की एक झलक दिखाई दी क्योंकि वह मुस्कुराए। अगर छोटे मालिक आकर्ष वास्तव में रुचि रखते हैं तो कैसा रहेगा अगर मैं इसे आपको उपहार के रूप में दे दूं? उपहार के रूप में? आकर्ष हैरान था, लेकिन उसने जल्दी से मानसिक रूप से प्रतिक्रिया दी, इस दुनिया में ऐसी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? आकर्ष शर्मिंदा होकर मुस्कुराया, फाल्गुनी जी, कृपया मुझे चिढ़ाना बंद करें, बस अपनी कीमत बताएं। हो सकता है मेरे पास अभी ज़्यादा पैसे न हों, लेकिन मुझे विश्वास है कि मुझे ये दवा कड़ाही खरीदने में सक्षम होना चाहिए। फाल्गुनी मुस्कुराए, क्या आप वास्तव में इसे खरीद सकते हैं? एक उच्च श्रेणी की पहली श्रेणी की दवा कड़ाही के लिए कुछ हजार चांदी के टुकड़ों की आवश्यकता होगी। एक उच्च श्रेणी की दूसरी श्रेणी की दवा कड़ाही के लिए दसियों हजार चांदी के टुकड़ों की आवश्यकता होती है, और जहां तक इस शीर्ष तीसरी श्रेणी की दवा कड़ाही की बात है, सैकड़ों हजार चांदी के टुकड़ों के बिना इसे खरीदना असंभव होगा। इतना महंगा? आकर्ष ने भौहें सिकोड़ लीं। सैकड़ों हजार चांदी के टुकड़े सिंघानिया परिवार के लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन ये कोई छोटी राशि भी नहीं थी। क्या सिंघानिया परिवार उस पर इतनी राशि खर्च करेगा? ये कहना मुश्किल था।
वास्तव में अगर वह वास्तव में इस शीर्ष तीसरी श्रेणी की दवा कड़ाही को बेचना चाहती थी तो वह इसे नीलामी में 10 लाख चांदी के टुकड़ों में भी बेच सकती थी। चंद्र पत्थर महाद्वीप में बहुत दुर्लभ थे और पिछली सदी में स्वर्गीय कड़ाहियां पहले से ही शायद ही कभी देखी गई थीं। ये शीर्ष तीसरी श्रेणी की दवा कड़ाही संभवतः सबसे अच्छी दवा कड़ाही हो सकती थी जिसका उपयोग अधिकांश औषधि बनाने वाले अपने पूरे जीवन में कर पाते। औषधि बनाने वाले पेशे वाले लोग भी हाल ही में विरले ही देखे गए थे। ये कहा जा सकता था कि हर औषधि बनाने वाला किसी कुल के भारी निवेश का परिणाम होता था। उनके मन में पैसे बचाने का कोई विचार नहीं होता था। एक गुणवत्ता वाली कड़ाही खरीदने के लिए भाग्य खर्च करना उनके लिए पूरी तरह से सामान्य माना जाता था। फिर भी ऐसा होने पर जब आकर्ष ने फाल्गुनी के शब्दों को सुना तो उसने असहज महसूस किया। आकर्ष ठंडे स्वर में मुस्कुराया, फाल्गुनी जी, ऐसा लगता है कि आपने पहले ही अपने लिए तय कर लिया है कि मैं आकर्ष इस तरह की शानदार वस्तु बर्दाश्त नहीं कर सकता, है न? फाल्गुनी की मुस्कान ठिठक गई। यह महसूस करते हुए कि उसके शब्दों का लहजा अनुचित था, उसने जल्दी से कहा, छोटे मालिक आकर्ष, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप ये दवा कड़ाही अभी ले सकते हैं। अगर छोटे मालिक आकर्ष के पास पर्याप्त चांदी नहीं है तो आप बस एक वचन पत्र लिख सकते हैं। आकर्ष ने अपनी हथेली के आकार का चंद्र पत्थर का एक टुकड़ा निकाला। फाल्गुनी जी की भावनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वचन पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या चंद्र पत्थर का ये टुकड़ा कीमत के लायक है। फाल्गुनी आश्चर्यचकित रह गई। उसने हथेली के आकार का चंद्र पत्थर उठाया और ध्यान से उसका निरीक्षण किया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, छोटे मालिक आकर्ष, मेरे वास्तव में अच्छे इरादे हैं, क्या आप मेरी इस कृपा को स्वीकार नहीं करना चाहते? उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने अजूर ड्रैगन दवा कड़ाही को अपने हाथों में पकड़ा और तुरंत उन्हें एक विनम्र इशारे में जोड़ा जो दर्शाता था कि वह विदा ले रहा है। फाल्गुनी जी की दवा कड़ाही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। उसने ये कहने के बाद बिना पीछे देखे चलने लगा। आकर्ष उस कमरे में रहकर असहज महसूस कर रहा था। इस दवा कड़ाही का उभरना थोड़ा अजीब था, इसलिए ये सबसे अच्छा था कि वह जल्दी चला जाए। फाल्गुनी ने अपने हाथ में हथेली के आकार के चंद्र पत्थर को सोच समझकर देखा। इतने बड़े चंद्र पत्थर के टुकड़े से कोई निम्न श्रेणी की गहन स्तरीय आत्मा हथियार बना सकता था और फिर भी सामग्री शेष रहती। इसने स्वाभाविक रूप से उसकी दवा कड़ाही की लागत को कहीं अधिक कवर कर दिया। आकर्ष की गायब होती आकृति को देखते हुए फाल्गुनी धीरे से मुस्कुराए, आकर्ष, लगता है अजूर ड्रैगन आत्मा तुम्हारा एकमात्र रहस्य नहीं है। पता नहीं कब, लेकिन फाल्गुनी के पीछे अचानक अंधेरे में ढका एक आदमी प्रकट हुआ। इस आदमी की उपस्थिति काफी अचानक थी, जैसे वह हमेशा वहां था। बड़ी बेटी, वास्तव में उस वादे को हुए 1000 साल से अधिक समय बीत चुका है। अब इसका सम्मान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परछाइयों में उस आदमी श्याम से एक कर्कश आवाज आई। फाल्गुनी की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई क्योंकि उसने उसे चेतावनी दी, तुम्हें मेरे मामलों में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल बड़ी बेटी को याद दिला रहा हूं, कुल प्राथमिकता लेता है। वह कर्कश आवाज फिर से बोली, जैसे उसने फाल्गुनी की चेतावनी नहीं सुनी थी। फाल्गुनी ठंडे स्वर में मुस्कुराई, श्याम, मैं इसे एक बार फिर कहूंगी, मेरे मामलों में हस्तक्षेप मत करो। अगर मुझे पता चला कि आकर्ष के साथ कुछ भी हुआ है, चाहे वह किसी की भी गलती हो, मैं इसे तुम पर दोषारोपित करूंगी। परछाइयों के भीतर श्याम ठंडे स्वर में हंसा और विषय बदल दिया, हमें उस व्यक्ति के चेहरे की बनावट मिल गई है जिसे आप ढूंढ रही हैं। हमें अगले 7 दिनों में उसका सटीक पता मिल जाना चाहिए। फाल्गुनी कुछ देर के लिए खाली घूरती रही। मैं समझ गई कि तुम्हारा क्या मतलब है। मैं यहाँ आने का उद्देश्य नहीं भूली हूँ। इस पर विशेष ध्यान दो, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गलत हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मोहे नगर की सड़कें। अफसोसनाक लोहा के दरवाजे से निकलने के बाद आकर्ष ने बड़ी सड़क की ताजी हवा में एक गहरी सांस ली। चौथी मंजिल पर रहने के दौरान उसे हर समय किसी की आंखों के उसे घूरने का एहसास हो रहा था, जिससे वह अत्यधिक असहज महसूस कर रहा था, जैसे खतरा मंडरा रहा हो, जिससे उसकी इंद्रियां बेचैन हो गई थीं। परिणाम चाहे जो भी हो, उसने आज बाहर आने का अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। उसने अपने बैग में अजूर ड्रैगन दवा कड़ाही रखी और संतोष में मुस्कुराया और घर जाने से पहले कुछ जड़ी बूटियां खरीदने के लिए जड़ी बूटी की दुकान पर जाने की तैयारी की। मोहे नगर दिन में काफी हलचल भरा था। वहां उच्च मानव यातायात था और लोगों के अपने उत्पादों का विज्ञापन करने की आवाजें थीं, और यह ठंडा और उदास होने से बहुत दूर था। आकर्ष जल्दी में नहीं था, धीरे धीरे बड़ी सड़क पर चल रहा था और उस अजीब दृश्य की सराहना कर रहा था जिसे उसे पृथ्वी पर घर वापस कभी देखने का मौका नहीं मिलता। लेकिन ठीक इसी समय दूरी में सर पर दौड़ते घोड़ों की आवाज उभरी।
आकर्ष ने अपनी महान दृष्टि पर भरोसा करके आगे की हलचल का स्पष्ट दृश्य प्राप्त किया। 3 लोग सड़क पर अपने बेहतरीन घोड़ों पर तेजी से सरपट दौड़ रहे थे और सड़क पर हर कोई उनके लिए रास्ता छोड़ रहा था। कुछ ऐसे भी थे जो समय पर रास्ते से हटने का प्रबंधन नहीं कर सके और अपनी व्यस्तता के क्षण में जमीन पर गिरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। अनजाने में उनके मुंह में धूल चली गई। जब उन्होंने घोड़ों पर लोगों को देखा तो उन्होंने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और बस खुद को बदकिस्मत समझ सकते थे। जब घोड़ों पर लोगों ने ये देखा तो वे जोर से हंसे। अब छोटी ईश्वसनीय रूप से अहंकारी लग रहे थे। उन्होंने घोड़ों को एड़ लगाए, अपनी गति कम नहीं की। पलक झपकते ही वे 3 घोड़े लगभग आकर्ष के सामने आ गए। सड़क के बीच में खड़ी एक छोटी लड़की सरपट दौड़ते घोड़ों को देखकर इतनी डर गई कि अंततः रोने लगी। घोड़े तेज और तेज सरपट दौड़े और छोटी लड़की के साथ उनके स्पष्ट टकराव के बावजूद सवारों ने बिल्कुल भी धीमा नहीं किया। आकर्ष चौंक गया। लोगों का ये समूह बहुत अपमानजनक था। वह आगे बढ़ा, उस छोटी लड़की को उसके निकट खतरे के उसी क्षण पकड़ लिया और घोड़ों के समूह से बच निकला। हिनहिनाहट, उद्धरण चिन्ह। तीनों में से अग्रणी व्यक्ति ने लगाम खींची, जिससे घोड़ा हिनहिनाया क्योंकि उसने उसे रोक दिया। जब पीछे के 2 लोगों ने ये देखा तो उन्होंने भी जल्दी में उसका अनुसरण किया। अग्रणी व्यक्ति ने भूरे रंग का फूलदार चोगा पहना था और सबसे पहले अपना घोड़ा घुमाया और धीरे धीरे आकर्ष के पास आया। मैं सोच रहा था कि यह परिचित दिखने वाला व्यक्ति कौन था, तो यह वास्तव में सिंघानिया परिवार का दूसरा छोटा मालिक था। आज दूसरों की नकल करके वीरता क्यों दिखा रहे हो? घोड़े की पीठ पर सवार युवक उस पर हावी होकर जोर से और अहंकार से हंसा। वास्तव में छोटे मालिक आकर्ष मिस्टी रेन पवेलियन में एक दुर्लभ दृश्य रहे हैं। छोटे मालिक आकर्ष का चरित्र वास्तव में बदल गया है। घोड़े पर सवार दूसरे व्यक्तियों में से एक ने तुरंत अनुसरण किया। आकर्ष ने धीरे से छोटी लड़की को नीचे रखा और घोड़े पर बैठे लोगों के समूह को ठंडी नजरों से देखा। ये 3 लोग चंदेल परिवार के शिष्य थे और उनका नेतृत्व करने वाला चंदेल विजय था, जो चंदेल परिवार के मुखिया का दूसरा बेटा था। मोहेनगर में उसकी उतनी ही भयानक प्रतिष्ठा थी जितनी आकर्ष की, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह भी निकम्मा था। इसके बजाय यह आम लोगों को धमकाने के साथ साथ उसके अहंकारी और निरंकुश चरित्र के कारण था। इस तथ्य के कारण कि चंदेल परिवार और सिंघानिया परिवार आमने सामने थे, जब भी वे दोनों मिलते निश्चित रूप से कुछ असहमतियां होती। हालांकि आकर्ष हमेशा हारने वाले पक्ष में रहता था। क्या देख रहे हो? ऐसी अभिव्यक्ति क्या है? क्या तुम मौत ढूंढ रहे हो? चंदेल विजय के पीछे के एक व्यक्ति ने अपना चाबुक उठाया और अचानक आकर्ष की दिशा में मारा। चाबुक हवा में फटा, आकर्ष के चेहरे की ओर तेजी से बढ़ रहा था। अगर यह पुराने आकर्ष होता तो यह निश्चित रूप से उसे लगता और एक घाव का कारण बनता। आकर्ष ठंडे स्वर में मुस्कुराया क्योंकि उसने अपने हाथ का उपयोग करके एक तरल गति से चाबुक को मजबूती से पकड़ लिया। घोड़े पर बैठे व्यक्ति को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। वह चाबुक वापस खींचना चाहता था, लेकिन वह उसे 1 इंच भी हिलाने में सक्षम नहीं था, जैसे कि यह एक स्टील के उपकरण में कसकर फंस गया हो। आकर्ष की आंखों में बिजली की एक चमक दिखाई दी क्योंकि उसके हाथों पर बिजली के आग कूदने लगे, चटकने की आवाजें निकाल रहे थे। एक फुफकारने की आवाज के साथ बिजली चाबुक के साथ उस व्यक्ति के हाथों तक चली गई। बहुत जल्द यह उस व्यक्ति के शरीर के चारों ओर बड़े आग में कूद गई, यहाँ तक कि जिस घोड़े पर वह सवार था उसे भी बिजली के झटके से नहीं बख्शा। घोड़ा चौंक गया, जिसके परिणामस्वरूप वह बेतहाशा कूदने लगा और चंदेल परिवार का शिष्य खुद घोड़े से फेंक दिया गया और एक जोरदार धमाके के साथ गिरा। चंदेल विजय ने जल्दी से अपने घोड़े से छलांग लगाए और जमीन पर गिरे व्यक्ति की मदद की। उस व्यक्ति का चेहरा पीला था और वह अभी भी कांप रहा था। बिजली ने उसके शरीर की नाड़ियों पर आक्रमण कर दिया था। वह जल्द ही ठीक नहीं होगा। आकर्ष, तुमने मेरे चचेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। क्या तुम जीने से ऊब गए हो? चंदेल विजय ने एक शक्तिशाली आवाज में चिल्लाया। आकर्ष उदासीनता से मुस्कुराया। चंदेल विजय, तुम्हारे तर्क के अनुसार मैं जवाबी हमला नहीं कर सकता और केवल तुम्हें मुझे मारने दे सकता हूं। क्या ये तर्क तुम्हें तुम्हारी माँ या तुम्हारे पिता ने सिखाया था? चंदेल परिवार का केवल तुच्छ दूसरा बेटा होने के नाते क्या तुम सच में सोचते हो कि मोहेनगर में कोई ना बड़ी ये है जो तुमसे निपट सकता है? चंदेल विजय स्तब्ध रह गया। यह आकर्ष का चरित्र वास्तव में बदल गया था। पहले जब वे मिलते थे उसे पीटना नियमित बात होती थी। इस तथ्य के कारण कि यह एक शर्मनाक मामला था, वह शायद ही अपने कुल को बताने की हिम्मत करता, इसलिए वह चंदेल विजय बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। आकर्ष आज इतना मुखर क्यों व्यवहार कर रहा था? हालांकि चाहे वह कितना भी मुखर हो, वह अभी भी निकम्मा था।
चंदेल विजय एक मध्यम स्तर के योद्धा शिष्य के रूप में आत्माशोधन के 9वें स्तर के कचरे से काफी आसानी से निपटने में सक्षम होगा। इस बिंदु के बारे में सोचते हुए चंदेल विजय ने आकर्ष के ताने की परवाह नहीं की और ठंडे स्वर में मुस्कुराया, छोटे मालिक आकर्ष, क्या तुम इतनी जल्दी मरने के लिए तैयार हो? आकर्ष जोर से हंसा, क्या तुम मूर्ख हो? इतना बोलने के बाद भी तुम बार बार वही बात कह पा रहे हो। मेरी मौत का तुमसे क्या लेना देना है? अगर तुम में क्षमता है तो आओ और मुझे मारो, मैं यहाँ स्थिर खड़ा रहूंगा। आओ अगर हिम्मत है। तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? ऐसा उपहास सुनकर चंदेल विजय अब और नहीं रुक सका। वह गुस्से से चिल्लाया क्योंकि उसके शरीर में ऊर्जा तेजी से प्रवाहित होने लगी। फिर उसने एक गर्जना के साथ आकर्ष की ओर एक मुक्का फेंका, अपनी पूरी शक्ति का लगभग 80% उपयोग करते हुए। आकर्ष ने सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ाकर उसकी निचली रेखा पार कर दी थी, जो उसके लिए असहनीय था। आकर्ष ठंडे स्वर में मुस्कुराया तो उसे गुस्सा दिलाने के लिए बस इतना ही काफी था। उसने आने वाले मौके का अनुसरण अपनी नज़र से किया, जो हत्या की भावना से भरा हुआ था। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र उसके शरीर में तेजी से प्रवाहित हो रहा था। उसके नाभि क्षेत्र में अजूर ड्रैगन ने धीरे से गर्जना की क्योंकि उसकी ऊर्जा उमड़ पड़ी, बाहर आने के लिए तैयार। आकर्ष ने प्रहार किया, चंदेल विजय के मुक्के की तरह एक सादा मुक्का छोड़ा। आकर्ष ने इस मुक्के में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया था और उसकी मुट्ठी से हवा की एक गरजती हुई आवाज निकली क्योंकि उस पर बैंगनी चटकती हुई बिजली की आग एकत्रित हो गई। धमाका! उनकी दो मुट्ठियां सीधे टकरा गईं, जिससे एक विस्फोटक ध्वनि हुई जो आसमान में भर गई। चंदेल विजय केवल एक अशांत बल अपनी दिशा में आता हुआ महसूस कर सका और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह आसानी से झेल सकता था। उसका शरीर कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया, फिर वह खुद को स्थिर करने में सक्षम था। छोटे उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से पीला हो गया था और उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। आकर्ष ने अजूर ड्रैगन आत्मा के अतिरिक्त बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना की थी, इसलिए उसके शरीर में ऊर्जा बहुत गहरी और गंभीर थी। एक योद्धा शिष्य के रूप में उसकी साधना की पूरी शक्ति एक शिखर योद्धा शिष्य के बराबर थी। चंदेल विजय ने सोचा था कि आकर्ष अभी भी आत्माशोधन के 9वें स्तर में था और इस प्रकार केवल अपनी पूरी शक्ति का 80% उपयोग किया था। जब वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहे आकर्ष के खिलाफ गया तो वह उस पर कैसे काबू पा सकता था? बस उस तुच्छ ताकत के साथ तुम मोहे नगर में अपना दबदबा बनाने की हिम्मत करते हो? आकर्ष ने फुफकारा। उसने अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोरदार प्रहार किया, सड़क की संगमरमर की फर्श पर छोटी दरारों में अपना पैर छाप दिया। इस प्रहार ने आकर्ष को आगे की ओर उड़ा दिया। चंदेल विजय के सामने तुरंत पहुंच गया। उसने अपन बड़ी ई हथेली चंदेल विजय की छाती की ओर मारी। यह अविश्वसनीय रूप से तेजी से हुआ और यहां तक कि चंदेल विजय के बगल के लोग भी इस पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। हत्या की भावना से भरी इस हथेली को देखकर वह घबरा गया और निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या आज मैं, चंदेल विजय, यहां मर जाऊंगा? रुको! दूर से एक विस्फोटक चिल्लाहट आई। आवाज बहुत तेज थी और उपस्थित सभी लोगों के कान के पर्दे हिला दिए। आकर्ष ने इस आवाज को अनदेखा किया और चंदेल विजय की ओर अपना शक्तिशाली हथेली का प्रहार भेजना जारी रखा। चंदेल विजय को अपन करने का अवसर हर दिन नहीं आता था। आखिरकार सब कुछ दांव पर था। चंदेल विजय के शब्दों से उसकी एकत्रित हो रही आभा बाधित हो गई। चंदेल हर्ष के पास अपनी तलवार की भावना वापस लेने और पहला कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आकर्ष के दिल में कोई डर नहीं था, इसके बजाय वह एक जोरदार युद्ध की भावना से भरा हुआ था। वह बहुत पहले अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन उसे एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी नहीं मिल सका। यामिनी एक अच्छी प्रतिद्वंद्वी हो सकती थी, लेकिन यूफोबिया का जहर बहुत मजबूत था। अगर वह उससे युद्ध करता तो एक पल की भी लापरवाही में उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। अन्य सिंघानिया परिवार के शिष्यों की ताकत बहुत कमजोर थी और उन बुजुर्गों की मदद लेना बहुत समस्याजनक था। उसके सामने चंदेल हर्ष सबसे अच्छा प्रतिद्वंद्वी था। वह योद्धा कुरुक्षेत्र में था और उसके पास पवित्र तलवार आत्मा थी। आकर्ष देखना चाहता था कि अगर वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करे तो इस युद्ध में वह क्या परिणाम प्राप्त कर सकता है। जब आकर्ष सोच ही रहा था, चंदेल हर्ष ने पहले ही बढ़त ले ली थी और हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। उसकी हथेली की हवा तलवारों की तरह थी क्योंकि उसने आकर्ष की छाती पर वार किया। आकर्ष ने एक छोटा कदम पीछे लिया और अपने बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र को उसके चरम पर प्रवाहित किया। उसके शरीर के चारों ओर बिजली के आग कूद रहे थे, इससे पहले कि वे अंततः उसकी दाहिनी हथेली पर चले गए। उसी क्षण उनकी हथेलियां आपस में टकरा गईं। धमाका! एक उमड़ती हुई ऊर्जा बाहर निकली और ऊर्जा की एक धारा चारों ओर लहरा गई।
दोनों नहीं रुके और एक दूसरे पर प्रहार करना जारी रखा। जोरदार विस्फोटों की आवाज़ें आ रही थीं क्योंकि यह जोड़ी सड़क के चार ओर दौड़ रही थी। धूल उड़ रही थी, हवा अशांत थी और जो भीड़ पहले देख रही थी वह अब दूर हट गई थी। चंदेल हर्ष का रंग नहीं बदला था, यह अभी भी लाल और चमकदार था और उसके चेहरे पर अभी भी वह हल्की मुस्कान थी। दूसरी ओर आकर्ष के बाल पहले से ही बिखरे हुए थे, उसका चेहरा पीला था और उसके होठों के कोने से खून टपक रहा था। वह एक अत्यंत कठिन परिस्थिति में लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक हल्की मुस्कान के निशान थे। उसने अपने होठों के कोने पोंछे और अपने बालों को थोड़ा ठीक किया। उसने चंदेल हर्ष को एक आरामद और थोड़ा उत्तेजक तरीके से देखा। चंदेल हर्ष ने आकर्ष की उत्तेजक हरकतों को देखा और अपने खून को उबलता हुआ महसूस किया। वह ताज़ा खून की एक कुल्ली उगलने के करीब था। हालांकि चंदेल हर्ष लगभग तुरंत शांत हो गया। आखिरकार वह चंदेल विजय की तरह नहीं था, वह वे प्रारंभिक गलतियां नहीं करेगा। वह धीरे से मुस्कुरा, या तुम मजबूत हो, लगता है मैंने पहले तुम्हें कम आंका था। लेकिन क्या अफसोस है, तुम मुझसे टकरा गए। मैं आज तुम्हारी साधना को नष्ट कर दूंगा, फिर देखते हैं कि तब तुम कितने अकड़ू रहते हो। उसने ऐसा कहने के बाद चंदेल हर्ष ने अपने हाथ हिलाए और एक लंबी तलवार निकाली। ये लंबी तलवार वास्तव में एक आत्मा हथियार थी। ये लगभग 2.33 मीटर लंबी थी और इसमें शरद ऋतु के साफ पानी के समान एक चमक थी। तलवार पकड़ने के बाद चंदेल हर्ष की आभा बदल गई लग रही थी। उसकी आभा तेज हो गई, चारों ओर विकीर्ण हो रही थी। एक दबावपूर्ण तलवार की भावना उभरी, ये सूरज की तरह चमकदार थी। उसका पूरा अस्तित्व एक म्यान से निकाली गई खजाना तलवार की तरह लग रहा था। फू फू फू। चंदेल हर्ष ने 2 कदम जोर से आगे बढ़ाए और तलवार ऊर्जा की 3 धाराएं निकली और अलग अलग कोनों से आकर्ष पर हमला किया। आकर्ष के हाथों में कोई हथियार नहीं था, इस प्रकार वह उन्हें आसानी से रोक नहीं सका और पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। किसे पता था, वह तलवार ऊर्जा उसे ट्रैक करने में सक्षम लग रही थी, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब आकर्ष पीछे हटा, तलवार ऊर्जा ने उसका बारीकी से पीछा किया, उसके गले में छुरा घोंपने की ओर बढ़ रही थी। वह इससे बचने में असमर्थ था। तलवार ऊर्जा को अपने गले में छुरा घोंपते देख आकर्ष के चेहरे पर निराशा का अभाव था।